हेलो दोस्तों, आज हम लोग जेंगो में देखेंगे कि एपीआई कैसे क्रिएट कर सकते हैं। एपीआई क्रिएट करेंगे हम लोग यहाँ पर जेसन रिस्पॉन्स का यूज़ करके। बहुत से लोगों को लगता है कि डीआरएफ यूज़ करना ज़रूरी होता है। नहीं, डीआरएफ बिना यूज़ किए हुए हम लोग जेसन रिस्पॉन्स का इस्तेमाल करके एक एपीआई क्रिएट करेंगे, वो भी सीआरयूडी पूरा का पूरा आपको देखने को मिलेगा। सो इससे पहले कि हम लोग आगे बढ़ें कोडिंग में, मैं कुछ चीज़ें आपको बताना चाहूँगा। जैसे आपको मेरे चैनल में आना है, पहले सब्सक्राइब करना है। प्लेलिस्ट वाले टैब में क्लिक करके आपको ये प्लेलिस्ट जरूर से फॉलो करना है, ये वाला प्लेलिस्ट। अगर ये प्लेलिस्ट आप फॉलो नहीं करते तब जेंगो के बारे में बारीकी से समझ नहीं पाएंगे, फिर आपको ये वीडियो समझ में नहीं आएगा। बिकॉज ये वीडियो आप तभी समझ पाएंगे जब आपने ये प्लेलिस्ट पूरी तरीके से अच्छे तरीके से फॉलो किया, क्योंकि हम लोग पूरा डेप्थ में यहाँ पर हर एक लाइन नहीं देखेंगे, बिकॉज हम लोग ऑलरेडी वो सारी चीज़ें सीख चुके हैं। सो ये आपका देखना अनिवार्य है। और डीआरएफ बहुत लोग कहते हैं कि जेंगो रेस्ट फ्रेमवर्क बताइए, लेकिन दोस्तों जेंगो रेस्ट फ्रेमवर्क का प्लेलिस्ट मैंने ऑलरेडी बना के रखा हुआ है। मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर देखिएगा। आपको आना पड़ेगा, थोड़ा सा नीचे को करना पड़ेगा, बिकॉज ये बहुत समय पहले मैंने बनाया हुआ है। सो देखिए यहाँ पर है जेंगो रेस्ट फ्रेमवर्क हिंदी, ये वाला प्लेलिस्ट। तो ये प्लेलिस्ट आपको फॉलो करना है अगर आप जेंगो रेस्ट फ्रेमवर्क सीखना चाहते हैं उस केस में। अभी कुछ लोग कहते हैं कि ये तो 4 साल पुराना है, तो 4 साल पुराना होने से नहीं होता है, इसका वर्जन आपको देखना पड़ेगा। मैं आपको इसका वर्जन दिखाता हूँ, जो वर्जन मैंने इसमें बताया है वह वर्जन मैं आपको दिखाता हूँ। इसी का एक ये वीडियो है जो कि मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए या फिर मैंने बताया कि कैसे इंस्टॉल करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि जेंगो रेस्ट फ्रेमवर्क 3.11.1 मैंने इसमें बताया हुआ है। और अभी का अगर आप लेटेस्ट वर्जन देखेंगे आपके ऑफिशियल साइट में pypi.rg पे जाकर, आपको पता चलेगा कि जेंगो रेस्ट फ्रेमवर्क का कोई मेजर वर्जन आया नहीं है। 3.15 है, हमने 3.11 सीखा था और यहाँ पर 3.15 है, जिसमें कोई मेजर चेंजेस नहीं है। इसमें क्या है, इसमें बस जेंगो का 5.1 माफ़ कीजिएगा, जेंगो का 5.0 और पाइथन का 3.8 से ऊपर का या फिर उसके इक्विवेलेंट और 4.2 का सपोर्ट दिया हुआ है। तो उन्होंने अपना इंटरनल चेंजेस करके उसका बस जो जेंगो का लेटेस्ट वर्जन उसको सपोर्ट दिया हुआ, और एक मॉडल सीरियलाइजर में इन्होंने एक यूनिक कांस्टेंट को ऐड किया हुआ। इससे ज़्यादा इसमें कुछ भी चेंज नहीं किया गया है, इसीलिए इसका नया प्लेलिस्ट बनाने का कोई मतलब बनता नहीं है, वही सेम चीज़ रिपीट हो जाएगा। इसीलिए आपको अगर जेंगो रेस्ट फ्रेमवर्क सीखना है तो आप इस प्लेलिस्ट को जरूर आके फॉलो कीजिए। ये वाले प्लेलिस्ट को 4 साल पुराना है, बट कोई मेजर रिलीज़ नहीं है, इसकी मेजर वर्जन रिलीज़ नहीं है, जिसकी वजह से आप इसको फॉलो कर सकते हैं और आसानी से सीख सकते हैं। तो पूरा का पूरा जेंगो रेस्ट फ्रेमवर्क यहाँ पर है, आप इसको आइए और सीखिए अगर आप जेंगो रेस्ट फ्रेमवर्क सीखना चाहते हैं एपीआईज वगैरह क्रिएट करने के लिए उस केस में। इसको क्लोज करते हैं, इसको क्लोज करते हैं। कन्फ्यूजन आपका क्लियर हो गया होगा, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ। इसके साथ ही बताना चाहूँ कि अभी जो आप वीडियो देख रहे हैं इसका सोर्स कोड, यानी कि इस कंप्लीट प्लेलिस्ट का जो पूरा कोर्स है जेंगो का हमारा, उसका अगर सोर्स कोड अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो आपको मेरी वेबसाइट में आना है, कोर्स वाले टैब में क्लिक करना है और यहाँ से जेंगो 5 मास्टरी करके ये मिल जाएगा। आप इसमें क्लिक कीजिएगा और यहाँ से आप पूरे कोर्स का सोर्स कोड और उसका जो ई बुक मैंने तैयार किया है वह ई बुक भी आपको इसी से डाउनलोड करने पर मिल जाएगा। तो यहाँ आइए और इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। अब आते हैं अपने कोड में, और CH98 यहाँ पर आप देख रहे हैं प्रोजेक्ट मैंने पहले से करके रखा है जेंगो इंस्टॉल इसमें, और एक एप्लीकेशन है माई ऐप जिसको मैंने यहाँ पर इंस्टॉल कर दिया हुआ है, माई ऐप इंस्टॉल ऐप्स में लगा दिया हुआ है। इसके अलावा हमने माई ऐप में क्या काम किया, माई ऐप में हमने एक मॉडल बनाया जिसको मैंने अभी माइग्रेट वगैरह नहीं किया है। तो ये सिंपल सा प्रोडक्ट नाम का हमारा मॉडल है जिसमें एक नेम है और प्राइस है, 2 फील्ड इसमें बनाए हुए और STR करके हमने नेम इसमें लगा दिया हुआ है। इसके अलावा इसको हमने रजिस्टर कर दिया हुआ है यहाँ पर, जिससे कि हम लोग इसको देख सकें अपने एडमिन पैनल में। ये सिंपल से हमने रजिस्टर कर दिया हुआ है, ये देख लिया। इसके अलावा हमने एक फॉर्म बनाया, बट फॉर्म को मैंने अभी हाईलाइट नहीं किया, मेक माइग्रेशन करने के बाद इसको हाईलाइट करेंगे। जेंगो का एक मॉडल फॉर्म हमने यहाँ पर बनाया हुआ है। ये सारी चीज़ें हमने ऑलरेडी पढ़ी हुई हैं, तो हमें यहाँ पर ज़्यादा डिस्कस करने की आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा एक व्यू है जिसमें होम करके एक हमने फंक्शन बेस्ड व्यू बनाया, आप क्लास बेस्ड व्यू भी बना सकते हैं। या फिर माई ऐप home.html को ये रेंडर करेगा। टेम्पलेट हमने यहाँ पर बना के रखा है एक base.html जिसमें हमने बूट स्ट्रैप लगाया हुआ है, सिर्फ CSS लगाया है, जावास्क्रिप्ट नहीं लगाया हुआ है क्योंकि उसका आवश्यकता नहीं पड़ेगी। कंटेंट एक ब्लॉक है और यहाँ home.html में आएंगे तो उसी को ये एक्सटेंड कर रहा है। यहाँ पर देखिए एक्सटेंड कर रहा है, स्टैटिक फाइल का लोड करवाया है हमने। कंटेंट ब्लॉक के अंदर हमने लिखा है प्रोडक्ट मैनेजमेंट, बस इतना सा, और एक कंटेनर बनाकर MT5 करके प्रोडक्ट मैनेजमेंट यहाँ पर लिखा है, इसको आप हटा सकते हैं, दोबारा लिखने की आपको आवश्यकता नहीं है। इसको कर दीजिए सेव। और यहाँ पर कंटेनर के बाद एक रॉ बनाया, इसमें 2 कॉलम बनाए। एक कॉलम यहाँ पर आपको दिख रहा होगा जिसमें हमने एक फॉर्म बनाया हुआ है, और दूसरा कॉलम हमने यहाँ पर बनाया हुआ है जिसपे हमने एक टेबल बनाया हुआ है। तो पहले अगर कॉलम की बात करें तो यहाँ पर देखिए कॉल MD6 हमने लिया हुआ और इसमें एक H2 दिया हुआ है जिसमें हमने फॉर्म टाइटल लिखा हुआ है ऐड अ न्यू प्रोडक्ट, और यहाँ पर फॉर्म के अंदर में हमने इसका ID दिया हुआ है ऐड प्रोडक्ट फॉर्म, इसका क्लास दिया MD5 और यह नो वैलिडिटी लगा दिया हुआ ताकि हमें बैकएंड का वैलिडेशन देखने को मिले। इसके अलावा हमने CSRF टोकन लगा दिया है, बिकॉज आप मॉडल फॉर्म के साथ काम करते हो CSRF टोकन आपको देना जरूरी है। जेंगो के साथ काम करते हैं तो आपको CSRF टोकन देना यहाँ पर जरूरी होता है। इनपुट फील्ड एक हिडन हमने दिया है जिसमें ID हमने दिया हुआ है, बिकॉज इसी फॉर्म से हम लोग अपडेट भी करेंगे और इसी फॉर्म से हम लोग एडिट भी करेंगे और इसी फॉर्म से हम लोग ऐड भी करेंगे। तो एक हमारा हिडन फील्ड यहाँ पर रहेगा।
अभी दिखाऊंगा जावास्क्रिप्ट का कैसे। जावास्क्रिप्ट का यहाँ पर बहुत ज़्यादा यूज़ होगा, तो आपको जावास्क्रिप्ट पहले से पता होना चाहिए, बिकॉज हम लोग एपीआई यूज़ कर रहे हैं, तो आपको हिट करना पड़ेगा अपना फेच एपीआई का यूज़ करके, फेच का यूज़ करके अपना एपीआई हिट करना पड़ेगा, तो जावास्क्रिप्ट का बहुत यूज़ होगा। तो हमने एक यहाँ पर इनपुट फील्ड हिडन बनाया हुआ है, इसका वैल्यू जाएगा कब, जब हम लोग अपडेट करेंगे उस केस में, बिकॉज अपडेट करते वक्त ही इसको चाहिए होता है आईडी, ऐड करते वक्त तो वो क्रिएट होता है ऑटोमेटिकली। तो एक डिव है यहाँ पर जिसमें लेबल लिखा हुआ है प्रोडक्ट टाइटल, और इसका अपना इनपुट फील्ड देख लीजिए यहाँ पर है, और साथ में एरर दिखाने के लिए नेम एरर करके हमने टेक्स्ट डेंजर करके इसको खाली रखा, इसको जावास्क्रिप्ट थ्रू यहाँ पर फिल करेंगे। उसी को कॉपी पेस्ट करके हमने एक प्राइस का बनाया हुआ है, ये नंबर टाइप का है, और यहाँ पर इसके एरर के लिए हमने लिखा। देन यहाँ पर बटन है जो कि सेव प्रोडक्ट करके बटन का नाम यहाँ पर दिखता है। दूसरे कॉलम में आते हैं तो यहाँ पर एक टेबल दिखता है प्रोडक्ट लिस्ट, इसका टाइटल दिया हुआ है, और बेसिक सा टेबल है, इसमें आईडी है, नेम है, प्राइस है और एक्शंस है। एक्शंस में आपको व्यू का, एडिट का, डिलीट का बटन मिलेगा, लेकिन अभी नहीं मिलेगा, वो हम लोग जावास्क्रिप्ट थ्रू इसमें अपेंड करवाएंगे। टी बॉडी में देख सकते हैं मैंने सिर्फ प्रोडक्ट लिस्ट लिखा है, इसमें कुछ भी लिखा हुआ नहीं, ये खाली है, ये डायनेमिकली हमारे जावास्क्रिप्ट के थ्रू यहाँ पर अपडेट होगा, इसी वजह से हमने इसको खाली रखा हुआ है। सो इतना सिंपल सा हमने अपना एचटीएमएल का कोड लिखा, और यहाँ पर हमने एक स्टैटिक फाइल जो कि जावास्क्रिप्ट है, scripts.js, जो कि स्टैटिक फोल्डर के अंदर में माई जेएस फोल्डर, माई ऐप के अंदर में जेएस फोल्डर के अंदर में script.js जो कि अभी बिल्कुल खाली है, इसके अंदर हमने ये अटैच कर दिया हुआ है, और इसी के लिए हमने यहाँ पर लोड स्टैटिक किया हुआ है। ये तो आपको पता ही होगा, ये हमने ऑलरेडी सीखा है स्टैटिक वाले में। तो इतना हमने काम करके रखा हुआ है, और इससे क्या होगा, आपको थोड़ा बहुत कुछ चीज़ें दिख जाएगी और हमारा समय थोड़ा सा बच जाएगा। तो हमें आप सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, पाइथन manage.py और मेक माइग्रेशन करके मॉडल का माइग्रेशन फाइल हम लोग क्रिएट कर लेते हैं, जो कि हमने क्रिएट कर लिया। उसके बाद इसको माइग्रेट कर लेते हैं, तो ये हमने कर लिया माइग्रेट, और ये माइग्रेट हो गया। अभी हम लोग क्या करेंगे, सुपर यूज़र एक क्रिएट कर लेते हैं, अगर आवश्यकता पड़ेगी तो हम लोग उसमें ताक झाँक करेंगे। तो क्रिएट सुपर यूज़र लिखा है, इसमें हो जाएगा एडमिन, ओहो एडमिन, देन इसमें लिखेंगे example.com, और यहाँ हो जाएगा एडमिन, यहाँ हो जाएगा एडमिन, वाले के एंटर की प्रेस करते हैं, और फिर ये हो गया। और अब लिखिए पाइथन manage.py रन सर्वर, और ये चलना चाहिए क्योंकि हमने इसका URL बना के रखा हुआ है। देख लीजिए होम को इंपोर्ट करके इसको हमने ब्लैंक पे लगा दिया हुआ है, और इसको हमने इंक्लूड किया हुआ है यहाँ पर इस URL में, देख लीजिए इस तरीके से इंक्लूड कर दिया हुआ है। तो ये तो बेसिक चीज़ें हैं, मैं ना भी बताऊँ तो आपको इतना समझ में अब रहना चाहिए कि भाई ये काम किया गया होगा तभी ये इस तरीके से वर्क कर रहा है। तो क्या करना है, home.html में कुछ काम नहीं है, तो इसको कर देते हैं क्लोज, और देखते हैं कि क्या क्या हमें मिल रहा है अभी यहाँ पर। तो यहाँ पर अगर आप आते हैं तो यहाँ हम लोगों अगर होम पेज में जाते हैं तो हमें यहाँ पर प्रोडक्ट मैनेजमेंट दिखता है, या उसको आप सेंटर में कर सकते हैं। ऐड न्यू प्रोडक्ट, जिसमें पहले कॉलम में एक फॉर्म था, तो फॉर्म आपको दिख रहा है, एक प्रोडक्ट लिस्ट करके यहाँ पर टेबल था, वह टेबल आपको यहाँ पर दिखता है। अभी कोई भी डेटा ऐड नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं हो सकता, बिकॉज हमने कोई भी ऐसा फंक्शनैलिटी लिखा हुआ नहीं है। चलिए काम शुरू करते हैं और इसको API के थ्रू हिट करेंगे। देखिए API जब आप यहाँ पर एजेक्स यूज़ करेंगे और फैच का यूज़ करेंगे API कॉल वगैरह, तो उसमें आपको बेनिफिट क्या मिलेगा, बेनिफिट ये मिलेगा कि आपका सारा काम पेज रीलोड हुए बिना होगा। अभी अगर आप ऐड करते हैं, मतलब विदाउट एजेक्स और विदाउट API अगर आप प्रोडक्ट ऐड करेंगे तो ये पूरा पेज रीलोड करता है, जिससे आपका जो लोडिंग टाइम होता है वो थोड़ा सा ज़्यादा कंपेरिजन टू लग सकता है। बट आपको ये थोड़ा सा रिड्यूस होकर मिलेगा जब आप API एजेक्स वगैरह यूज़ करते हैं, और आपको यूज़र एक्सपीरियंस बेटर बनाने का मौका मिलता है। सो इसको आप सेंटर में कर लीजिएगा, ठीक है, सेंटर कर लीजिएगा, इसको बोल्ड कर लीजिएगा, जो भी आप जैसे आप करते हैं बिल्कुल वैसे ही। बूटस्ट्रैप का यूज़ है, ज़्यादा कुछ खास नहीं। इसको नीचे करते हैं, और हमें क्या करना है, हमें API बनाना है। हमें API बनाने के लिए कहाँ पर आना पड़ेगा, view.py फाइल। एक तो काम हमें यहाँ पर करना पड़ेगा, और दूसरा जो मेजर काम हमारा रहेगा वह रहेगा हमारे स्टैटिक फाइल यानी कि जावास्क्रिप्ट पर। और देखेंगे हमारे URL पर हमें URL भी ऐड करना पड़ेगा। तो ये 3 फाइल हैं अभी मेजरली जो कि हमें देखने हैं। अगर आवश्यकता पड़ेगी तो बाकी और भी चीज़ें यहाँ पर हम लोग देखेंगे। सो यहाँ हमें ज़रूरत पड़ने वाली है किन चीज़ों की, हमें ज़रूरत पड़ने वाली है जेसन की, तो इंपोर्ट जेसन कर लिया। Django.http से हमें जेसन रिस्पॉन्स की आवश्यकता पड़ने वाली है, तो हमने कर लिया। Django व्यू से व्यू की आवश्यकता पड़ने वाली, बिकॉज हम लोग व्यू का इनहेरिट करके अपना क्लास बनाएंगे। क्लास बेस्ड व्यू मैं आपको यहाँ पर दिखाऊंगा, आप चाहें तो फंक्शन बेस्ड व्यू का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बट मैं आपको क्लास बेस्ड व्यू का यूज़ करके दिखाऊंगा। तो यहाँ से फॉर्म से हमने प्रोडक्ट फॉर्म को हम लोग हाईलाइट कर लेते हैं। ये हमारा प्रोडक्ट फॉर्म हाईलाइट हो गया। इसमें कुछ खास है नहीं, हमने फॉर्म्स इंपोर्ट किया, प्रोडक्ट मॉडल इंपोर्ट किया, मॉडल फॉर्म बनाया हुआ है, मॉडल लिख दिया प्रोडक्ट, फील्ड दे दिया है नेम और प्राइस, और इसमें क्लीन प्राइस में एक वैलिडेशन लगाया हुआ है कि ये प्राइस मस्ट बी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। इसको क्लोज करते हैं। ये भी हमने कर लिया हुआ है, मॉडल हमने निकाल लिया हुआ है प्रोडक्ट, बस इतना हमने इंपोर्ट किया। अब हमें अपना काम शुरू करने का है, तो क्लास लिखेंगे और यहाँ लिखेंगे प्रोडक्ट API, और ये इनेट करेगा व्यू को। तो हमने यहाँ पर व्यू लिखा, और इसके अंदर में व्यू में हमें क्या मिलता है, व्यू में हमें मिलता है गेट मेथड, पोस्ट मेथड, पुट मेथड, डिलीट मेथड, पैच मेथड, सब कुछ मिल जाता है। तो हम लोग सभी को यहाँ पर एक साथ एक ही क्लास के अंदर में पूरा का पूरा CRUD का कोड लिख सकते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे गेट का, तो लिखा डेफ
गेट और एक है सेल्फ डॉट रिक्वेस्ट और बाकी का आप लिख सकते हैं, बट मैं यहाँ पर जैसे ARG KWRG सब लिख सकते हैं, लेकिन मैं इतना ही लिखता हूँ, इतना ही यूज़ है हमें अभी। ये लिखा और हमें सारा का सारा प्रोडक्ट निकाल कर और जेसन रिस्पॉन्स के तौर पर देना है। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ प्रोडक्ट से इक्वल, और ये मैंने आपको बताया था जेसन रिस्पॉन्स में कि हमें किस तरीके से करना होता है, लिस्ट के तौर पर हम लोग करेंगे या फिर आप सीरियलाइजर का यूज़ कर सकते हैं, बट हम लोग लिस्ट यूज़ कर रहे हैं। प्रोडक्ट मॉडल है हमारा, इसमें ऑब्जेक्ट्स डॉट वैल्यूज़ और यहाँ पर हमें क्या क्या चाहिए, हमें चाहिए ID कॉमा नेम और इसमें एक और है क्या, प्राइस। तो ये सारी चीज़ें हमें निकाल के ये दे देगा और बस आपको क्या करना है, रिटर्न करना है। रिटर्न और क्या करना है, जेसन रिस्पॉन्स हमें रिटर्न करना है। इसमें हम लोग प्रोडक्ट ये डेटा के तौर पर दे देंगे ये प्रोडक्ट्स, और चूँकि ये एक डिक्ट नहीं है इसी वजह से हमें इसमें सेफ इक्वल फॉल्स लिखना पड़ेगा। ये सब डिस्कस मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ जेसन रिस्पॉन्स वाले वीडियो में, अब उसको देख लीजिएगा अगर आपको यहाँ से कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है उस केस में। तो इससे क्या होगा, इससे हमारा सारा डेटा मिल जाएगा, सारा डेटा मिल जाएगा जो कि हमें दिखाना है यहाँ पर इस टेबल में। तो ये हमें मिल जा रहा है। अब इसका एक URL हमें क्रिएट कर लेना चाहिए। तो URL हम लोग यहाँ पर आकर क्रिएट करेंगे, देखेंगे कि सारा URL हमारा किस तरीके से ऑटोमेटिकली होगा। बस एक URL या एक या मैक्सिमम 2 URL हमें बनाना पड़ेगा और हमारा सारा काम ईजिली हो जाएगा। तो होम है हमारा, इसको पहले इनहेरिट किया जाए। हम लोग क्या है, प्रोडक्ट API ये हमने इनहेरिट किया। देन यहाँ पर आइए और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ API/प्रोडक्ट्स, ये लिख दिया और यहाँ पर भी स्लैश लिख देते हैं। यहाँ पर ये हटाइए और लिखिए प्रोडक्ट API डॉट एज व्यू और इसमें हम लोग दे देते हैं प्रोडक्ट्स इसका नाम, ठीक है। तो ये हम नाम दिया, ये हमें सारा लिस्ट निकाल के देगा। अगर आप इसमें हिट करते हैं, अगर मैं इसमें हिट करूं अभी, तो ये सारा डेटा निकाल के मुझे डेशन के तौर पर अभी दिखाएगा। मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर हम लोग आते हैं और ये कॉपी करते हैं, यहाँ पर पेस्ट करते हैं और ये API/प्रोडक्ट्स/ एंटर की प्रेस करते हैं और हमारे डेटाबेस में क्योंकि कोई डेटा नहीं है तो ये ब्लैंक दिख रहा है, बट डेटाबेस हम रखेंगे तो हमें दिखेगा। तो डेटाबेस रखने के लिए हम लोग चलते हैं एडमिन पैनल में, पहले यहाँ पर /एडमिन से लॉगिन कर लेते हैं। ये हम लोग लॉगिन हो गए। अभी प्रोडक्ट्स वाले टेबल में आना है और यहाँ सिंपली ऐड कर लेते हैं कुछ प्रोडक्ट, जैसे कि मैं लिखता हूँ नोकिया 3110 और इसका प्राइस कितना था याद नहीं है, लेकिन 2000 लिख देता हूँ। सेव एंड ऐड अनदर, तो LG C3 और इसका भी प्राइस मुझे याद नहीं है तो मैं इसका प्राइस लिख दूँ 3000, लिख दिया और सेव करते हैं। तो बस वही प्रोडक्ट लिखते हैं, कितना काफ़ी होगा। इसको आकर रिफ्रेश करेंगे तो आपको यहाँ पर 2 प्रोडक्ट अब दिखना शुरू हो जाएगा। देखिए 2 प्रोडक्ट आपको दिख रहा है, ठीक है। तो ये हमारा एक API URL बन गया। अब इस URL पे आपको जावास्क्रिप्ट के थ्रू हिट मारना है, जो कि रिस्पॉन्स के तौर पर आपको ये पूरा डेटा देगा और वह डेटा आपको बस इस टेबल में यहाँ पर शो करवाना है। तो इतना सा तो काम है। API तो हमारा बन गया एक, जो सारे डेटा को लिस्ट करेगा, सारे प्रोडक्ट के जो भी डेटा रहेगा उसका लिस्ट करेगा। उसका हमने एक API URL यहाँ पर बना लिया जो कि गेट रिक्वेस्ट पर हमें निकाल के देता है। इसीलिए कोई ज़्यादा इशू नहीं है, गेट रिक्वेस्ट हम लोग ब्राउजर से कर पा रहे हैं, इसलिए यहाँ से हम लोग इसको यूज़ कर रहे हैं। तो चलिए लिस्ट में इसको दिखाते हैं। यहाँ पर आते हैं और सबसे पहले दोस्तों आपको एक बेस URL के लिए एक वेरिएबल डिफाइन कर लेना चाहिए। डिफाइन द बेस URL, जो कि ये आप पूरा URL लिख सकते हैं जो कि हमारे यहाँ पर है कुछ इस तरीके से। ये वाला पूरा HTTP 127.0. ये पूरा लिख सकते हैं। पूरा लिख के भी आप यहाँ पर कीजिएगा तो वैसे भी आपका वर्क करेगा, बट मैं अभी के लिए इतना ही लिख रहा हूँ। इतने से भी हमारा काम हो जाएगा बिकॉज सेम URL हमारा है। ये लिखा, अब हमें फैच करना है पूरा प्रोडक्ट, सारा सब कुछ पूरा लिस्ट। तो कैसे करेंगे, हम लोग यहाँ पर async बनाएंगे, async फंक्शन, और इसका हम लोग नाम रखेंगे async फंक्शन और इसका हम लोग नाम रखेंगे fetch products। ये जावास्क्रिप्ट का कोड है और आपका जावास्क्रिप्ट पता होना चाहिए, तब भी आप इसमें काम कर सकते हैं, वरना आपको काम करने में प्रॉब्लम होगी। सो async फंक्शन हम लोग यहाँ पर बना रहे हैं और हम यहाँ पर फैच का यूज़ करेंगे। आप चाहें तो आप यूज़ कर सकते हैं Axios का, बट Axios यूज़ करने आपको उसको इंस्टॉल करना पड़ेगा। फैच हमें जावास्क्रिप्ट के साथ मिल जाता है। अगर आपको फैच API के बारे में बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है दोस्तों, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर आकर सर्च कर लीजिएगा फैच, ये करते हैं इंटर की प्रेस और देखिए आपको यहाँ पर फैच API का एक वीडियो मिल जाएगा, फैच API कंप्लीट इन 1 वीडियो। इसको देखिएगा, इसको देखकर आप फैच डेटा फ्रॉम API, फैच डेटा फ्रॉम टेक्स्ट फाइल, फैच डेटा फ्रॉम जेसन फाइल, पोस्ट फॉर्म डेटा टू API, ये सारी चीज़ें, इसके अलावा CRUD पूरा का पूरा फैच का कैसे यूज़ करके करते हैं, ये सब कुछ आपको इस वीडियो में पता चल जाएगा, ठीक है। तो इसको आकर आप सर्च करके सीख सकते हैं। अगर आपको फैच के बारे में नॉलेज नहीं है, उस केस की मैं आपको बात कर रहा हूँ। अगर है तो फिर बहुत अच्छी बात है। हम लोग यहाँ पर फैच का यूज़ करने वाले हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे, एक ऑब्जेक्ट, एक वेरिएबल बनाएंगे जो कि रिस्पॉन्स लेगा, जो भी रिस्पॉन्स में फैच से मिलेगा वो यहाँ पर अवेट करना है, बिकॉज हमने async यूज़ किया हुआ है। और यहाँ लिखिए फैच और ये लेगा एक API URL, ये गेट रिक्वेस्ट करता है बाय डिफ़ॉल्ट, तो इसमें ये गेट रिक्वेस्ट मार रहा है, ये हमने लिखा। अब यहाँ पर चेक करते हैं कि रिस्पॉन्स डॉट ओके, यानी कि हमारा डेटा अगर आया है
तो क्या करना है, तो उस केस में हमारा जो प्रोडक्ट लिस्ट है जो कि हमने निकाला नहीं, हमें निकालना पड़ेगा। हमारा कहाँ गया, HTML का जो फाइल था वह यहाँ पर देखिए, यहाँ पर। तो हमने यहाँ पर बनाया हुआ एक प्रोडक्ट लिस्ट करके, कहाँ गया, ये वाला, इसको पकड़ना पड़ेगा गेट एलिमेंट बाय आईडी करके, और इसी में हमें इनर HTML करके सारा डेटा डाल देने का है। तो यहाँ ये, और यहाँ पर मैं लिखता हूँ कि कॉन्स्ट, इसमें हम लोग सारा का सारा जो भी एलिमेंट रहेगा उसको गेट करेंगे। यहाँ लिखिए प्रोडक्ट लिस्ट इक्वल और डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और आईडी हमने क्या दिया हुआ था, यहाँ से आप इसको चेक कर सकते हैं। आईडी हमने दिया था प्रोडक्ट लिस्ट, इसको कॉपी करते हैं, कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कीजिए, जिससे प्रोडक्ट लिस्ट का ये हमें पूरा इसका ऑब्जेक्ट मिल जाता है यहाँ पर। अब इसमें हम लोग इसको जो भी रिस्पॉन्स आएगा उसको डाल सकते हैं। तो उससे पहले रिस्पॉन्स में चूँकि बहुत सारे मल्टीपल डेटा आ सकते हैं, पहले तो इसको हम लोग रिस्पॉन्स डॉट जेसन कर लेते हैं। यहाँ लिखिए कॉन्स्ट और यहाँ लिखिए प्रोडक्ट्स, सारा प्रोडक्ट्स आएगा इसमें जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट में। तो जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट में ये जो जेसन हमें रिटर्न मिला इसको जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट में हमें कन्वर्ट करना है। तो उसके लिए हम लिखेंगे अवेट, बिकॉज एसिंक हमने यूज़ किया हुआ है, और यहाँ पर आप लिखना रिस्पॉन्स डॉट जेसन। ये क्या करेगा, ये जो भी हमारा जेसन रहेगा उसको जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करके प्रोडक्ट्स में डाल देगा। अब प्रोडक्ट्स में आप मैप का यूज़ कर सकते हैं, और मतलब मैप लूप कर सकते हैं, और फिर आप उसमें अपना डेटा डाल सकते हैं, यानी कि इस वाले एलिमेंट में। तो यहाँ ये तो लिखिए प्रोडक्ट लिस्ट डॉट इनर HTML इक्वल प्रोडक्ट्स जो हमें मिला है वह उसमें मैप लगाओ, और साथ में हम लोग एक एक प्रोडक्ट यहाँ पर एक एक प्रोडक्ट में इसमें से मिलता जाएगा, बिकॉज मल्टीपल प्रोडक्ट हमें मिलता है। जैसा आपने देखा होगा अभी हमने APM लगाया था, इसमें आपको बैक टिक लगाना है जिससे हम लोग मल्टीपल लाइन में यहाँ पर लिख सकें। और इसमें आपको ये जो हमारा है इसमें क्या बनाना पड़ेगा, बॉडी के अंदर में क्या होता है, TR होता है, टेबल रॉ होता है, फिर TD लिखते हैं उसके अंदर में, तो वो हमें पूरा स्ट्रक्चर फॉलो करके यहाँ पर लगाना पड़ेगा। तो TR लिखा ओपनिंग और TR लिखा क्लोजिंग, इसके अंदर में TD लिखेंगे तो TD हमारा ओपनिंग एंड क्लोजिंग, और यहाँ पर बस आपको अपना निकाल देना है डेटा। कैसे निकलेंगे, डॉलर सिंबल देंगे, हमने बैकटिक ऑलरेडी लगा के रखा हुआ है यहाँ पर, तो हम लोग डॉलर सिंबल के साथ काम कर सकते हैं। ये लिखा, और आपको पहला प्रोडक्ट मिलेगा कहाँ, प्रोडक्ट में। तो प्रोडक्ट में अगर आपको आईडी चाहिए तो प्रोडक्ट डॉट आईडी लिखिएगा तो आपको प्रोडक्ट आईडी मिल जाएगा। आप चाहें तो इसको कंसोल करके देख लीजिएगा कि आपको रिस्पॉन्स में क्या मिलता है, रिस्पॉन्स डॉट जेसन में आपको क्या मिलता है, और कंसोल करके आप देख भी सकते हैं। बट मैं समझता हूँ कि आप जेंगो में काम करें तो आपको जावास्क्रिप्ट का बेसिक नॉलेज तो जरूर से होगा, लेकिन डेप्थ में हम लोग नहीं जाएंगे। या फिर आपने फैच API का मेरा वीडियो देखा हो तो वहाँ मैंने हर एक चीज़ बताया हुआ कंसोल करके, तो उतना डेप्थ हम लोग भी जान नहीं रहे। ये आईडी निकल के हमें दे देगा, और ये दे देगा हमें नेम, और इसी तरीके से हमें ये दे देगा प्राइस। तो 3 चीज़ें हमें मिल जाती है। इसके साथ ही साथ दोस्तों हमें इसमें बटन चाहिए व्यू का, एडिट का और डिलीट का। अभी अगर इतना करें और इस फैच API को हम लोग अभी तक कॉल नहीं किया, इसको हम लोग यहाँ पर अगर आकर कॉल कर देते हैं तो ये पेज लोड पर ही हमारा चलेगा, और यहाँ पर आपको डेटा दिख जाएगा। देखिए डेटा दिख गया। तो हम लोगों का काम है यहाँ पर ये जो एक्शन है इसमें कुछ बटन्स बनाना, व्यू वगैरह, तो वो हम लोग बना लेते हैं। उसके लिए आपको एक और इसी TD की आवश्यकता पड़ेगी, बट यहाँ पर आप ऐसे ये नहीं लिखेंगे, तो इसको यहाँ से हटाया जाए, और इसको थोड़ा सा बटन ओपनिंग और बटन क्लोजिंग इस तरीके से लिखा जाए। और यहाँ पर हम लोग व्यू लिखेंगे, बट इसमें कुछ बूटस्ट्रैप की क्लासेस में डाल देता हूँ। जैसे इसमें हम लोग, वैसे तो क्लासेस हमारी अलग अलग होंगी, लेकिन BTN तो डाल ही सकते हैं, BTN डाल सकते हैं इसमें। और BTN हम लोग स्मॉल बनाएंगे तो BTN बटन स्मॉल कर दिया। और आई थिंक बस अभी के लिए इतना ही है। यहाँ पर लिख देते हैं ये क्या है, ये व्यू बटन है। उसके बाद एक हमें चाहिए एडिट बटन, और एक चाहिए डिलीट बटन। तो यहाँ पर लिख दीजिए एडिट, और यहाँ लिख दीजिए डिलीट बटन। यह अभी एक्टिव हमारा नहीं है, काम नहीं करेगा। आप इसमें अलग अलग रंग देना चाहें, मतलब कलर अलग अलग कलर में चाहिए तो आपको यहाँ पर लिख सकते हैं BTN, और ये इन्फो कलर में चाहिए तो इन्फो में आपको दिखेगा। फिर एडिट आपको BTN इसमें चाहिए, BTN आपको वार्निंग कलर में आपको ये दिखेगा, और BTN ये दिखेगा आपको डेंजर में। ये 3 बटन बना दिया। यहाँ पर आते हैं, रिफ्रेश करते हैं, देखिए वो 3 बटन यहाँ पर व्यू, एडिट, डिलीट यहाँ पर दिखता है। तो इस तरीके से लिस्ट करना हमने सीख लिया, और ये बटन लोग एक एक करके एक्टिवेट भी करेंगे, और देखेंगे कि किस तरीके से इसमें काम आप आगे कर सकते हैं। तो इसको किया जाए नीचे, और यहाँ क्योंकि हमने ट्राई कैच यूज़ नहीं किया है, ट्राई कैच हम लोग यूज़ कर सकते थे, बट यहाँ पर इफ़ मैं यूज़ कर रहा हूँ तो इफ़ यहाँ पर हमारा खत्म हो रहा है, तो मैं चाहता हूँ कि एल्स दे दिया जाए कम से कम, जिससे अगर कोई एरर आता है तो आपको दिखे कि फेल्ड टू फैच प्रोडक्ट, जब एरर दी जाएगा कंसोल में। अब चलिए आगे बढ़ा जाए और क्रिएट करना देखते हैं कि पोस्ट रिक्वेस्ट पे क्रिएट कैसे करेंगे। तो यहाँ ये डेफ लिखिए और लिखिए पोस्ट। अभी सिंगल ऑब्जेक्ट निकालना हमने नहीं सीखा है, हमें इस पर आकर और काम करने की आवश्यकता पड़ेगी, लेकिन पोस्ट कर लेते हैं जैसे हम लोग डेटा इंसर्ट कर पाएँ। यहाँ पर लिखिए सेल्फ कॉमा रिक्वेस्ट, ये 2 चीज़ें आवश्यकता है, तो 2 ही मैंने लिखा इसमें। उसके बाद हमें फ्रंट एंड से डेटा भेजा जाएगा स्क्रिप्ट में, यहाँ पर जावास्क्रिप्ट का यूज़ करके, तो वो हमारा जेसन में आएगा। तो उसको हमें यहाँ पर कन्वर्ट करना पड़ेगा पाइथन ऑब्जेक्ट में।
उसके लिए हम लोग जेसन डॉट लोड्स का यहाँ पर यूज़ करेंगे, इसलिए मैंने जेसन यहाँ पर इंपोर्ट करके पहले से रखा हुआ है। सो चलिए वह करते हैं। तो हमारा जो फॉर्म का डेटा है, क्योंकि क्रिएट कर रहे हैं तो फॉर्म है, ये फॉर्म का डेटा हमें यहाँ से स्क्रिप्ट में भी लिखना पड़ेगा कोड, और उसके थ्रू हम लोग पास करेंगे। यहाँ पर हमारा डेटा आएगा, तो वह डेटा किस में आता है, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी में हमारा आएगा। तो पहले क्या करते हैं, पहले डेटा निकालते हैं, डेटा इक्वल रिक्वेस्ट डॉट बॉडी। ये जो डेटा ये हमारे जेसन के तौर पर, तो मैं क्या करता हूँ, मैं इसको जेसन डॉट लोड्स करके और इसमें डाल देता हूँ। तो ये क्या करेगा, ये जेसन डॉट लोड्स ये इसको एक पाइथन ऑब्जेक्ट में बदलेगा और डेटा यहाँ पर पाइथन ऑब्जेक्ट के तौर पर हमें डेटा मिलेगा। अभी इस डेटा को हम लोग मॉडल फॉर्म जो हमने यूज़ किया था उसमें डालेंगे। तो इक्वल प्रोडक्ट फॉर्म, ये हमारा मॉडल फॉर्म है, इसमें हम लोग डेटा डाल देंगे कुछ इस तरीके से। तो यही हम लोग पहले भी करते थे, पहले करते हैं डायरेक्टली हम लोग यहाँ पर रिक्वेस्ट डॉट पोस्ट करके डाल देते हैं जो हमारा डेटा आता था वहाँ, लेकिन अभी हमें जेसन के तौर पर मिल रहा है तो हम लोग इसको पहले जेसन लोड्स करके ऑब्जेक्ट में बदलेंगे, पाइथन ऑब्जेक्ट में, देन हम लोग इसको डालेंगे। उसके बाद आपका जो नॉर्मल प्रोसेस है वो आप कर सकते हैं, जैसे आपको यहाँ पर चेक करना चाहिए कि इफ फॉर्म डॉट इज़ वैलिड, पहले वैलिड चेक कर लीजिए। ये सबसे आसान तरीका है वैलिडेट करने का, मॉडल फॉर्म बनाकर। तो ये करने के बाद हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सिंपली फॉर्म डॉट सेव को कॉल कर देते हैं, इससे हमारा सेव हो जाएगा नया डेटा। अभी मुझे क्या चाहिए, मुझे ये डेटा अगर रिटर्न करवाना है तो मैं जेसन के तौर पर जो सेव हुआ डेटा रिटर्न करवाना, तो मैं इसको निकाल सकता हूँ। इसको आपको लिखना पड़ेगा प्रोडक्ट इक्वल ऐसे इस तरीके से, और आपको ये डेटा जेसन के तौर पर भेजना है तो आप उसको भेज भी सकते हैं। आप यहाँ पर आइए, इस इफ से बाहर आना पड़ेगा और लिखिए कि चलिए इसी के अंदर में रहते, इस इफ के अंदर में, बिकॉज डेटा हमारा तभी जाएगा जब ये फॉर्म वैलिड होगा तब, क्योंकि क्रिएट तो तभी होगा ना। तो जेसन रिस्पॉन्स यहाँ पर लिखते हैं और फिर आप यहाँ पर डिक्शनरी इस तरीके से लिख दीजिए कि आईडी जाना है तो प्रोडक्ट डॉट आईडी, नेम जाना है तो प्रोडक्ट डॉट नेम, प्राइस जाना है तो प्रोडक्ट डॉट प्राइस करके इस तरीके से आप इसको भेज सकते हैं। तो सिंपली यहाँ पर मैं इस तरीके से लिख देता हूँ, या फिर आप इसका एक ऑब्जेक्ट बनाकर भी यहाँ पर कर सकते हैं। यहाँ पर एक नया ऑब्जेक्ट बनाइए और फिर इसको पास कर सकते हैं। डिक्शनरी लाइक ऑब्जेक्ट ये हमारा है, इसमें आपको सेव फॉल्स करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो ये किया। अभी अगर हमारा फॉर्म वैलिड नहीं होता, इस केस में क्या हुआ, एल्स पार्ट में आएगा और यहाँ पर रिटर्न करेगा, रिटर्न जेसन रिस्पॉन्स। क्या रिटर्न करेगा, यहाँ पर जो भी फॉर्म डॉट एरर हमारा रहेगा वह एरर्स रिटर्न होगा। साथ में हम लोग स्टेटस कोड इसमें दे देते हैं कि ये स्टेटस कोड कौन सा रिटर्न करे, 400 का रिटर्न कर दे। ओके, सो ये इससे हमारा क्रिएट हो जाएगा डेटा, यानी कि डेटाबेस में हमारा सेव हो जाना चाहिए, लेकिन हमें फ्रंट एंड से डेटा पास करना पड़ेगा। रिक्वेस्ट बॉडी में डेटा आना चाहिए फॉर्म का डेटा। तो चलिए इसके लिए हम लोग फ्रंट एंड का कोड लिखेंगे, यानी कि जावास्क्रिप्ट का कोड लिखते हैं यहाँ पर। पहले क्या करना पड़ेगा, पहले ये ऑब्जेक्ट में पकड़ना पड़ेगा। अब हम लोग फॉर्म में है, तो फॉर्म में मैंने यहाँ रखा हुआ है, फॉर्म में आईडी बना करके ऐड प्रोडक्ट फॉर्म। तो पहले इस एलिमेंट को गेट कर लेते हैं, बिकॉज इस पर हमें लगाना पड़ेगा। तो एलिमेंट गेट हम लोग यहीं पर करेंगे, एक जगह पर करते हैं सबको इस तरीके से यहाँ पर। ओके जस्ट अ मिनट, ये क्या हो गया भाई। यहाँ पर इंटर की प्रेस करते हैं और यहाँ पर इंटर की प्रेस करते हैं। इसमें आपको दिखेगा कि हाँ सारा एलिमेंट जो हम लोग गेट कर रहे हैं एक जगह पर कर रहे हैं। ये हमारा फेच करने का, यहाँ पर आप लिख भी सकते हैं कमेंट के तौर पर, मैं कमेंट लिख दूंगा बाद में, इन कमेंट में लिख के आपको दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमने फेच करने का लिखा, अभी आपको आना है और यहाँ पर आपको डेटा भेजने का है। उसके लिए पहले हमें डेटा गेट करना पड़ेगा। फॉर्म में जो भी डेटा लिखा जाता है उसका जो भी वैल्यू है, इन सब का जो वैल्यू है वह वैल्यू हमें यहाँ पर चाहिए, तो वह पहले निकालते हैं। इसमें हम लोग लिखते हैं कि ऐड फॉर्म, कहाँ गया, ऐड प्रोडक्ट फॉर्म होगा ना, लिखना पड़ेगा लगता है, प्रोडक्ट फॉर्म ये रहा, डॉट ऐड इवेंट लिसनर, इसमें हम लोग करेंगे ऐड इवेंट लिसनर। और इसमें सबमिट बटन को हम लोग इवेंट लिसनर में लगाएंगे कि ये सबमिट बटन जैसे ही क्लिक होता है वैसे हमारा ये चले एसिंक, और इसमें इवेंट, देन ये हमारा हो जाएगा एरो कुछ इस तरीके से। और यहाँ पर हम लोग पहले प्रिवेंट करते हैं, प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट प्रिवेंट कुछ इस तरीके से, जैसे कि हमारा पेज रीलोड ना हो सेव होने पर। देन हम लोग एक एक का वैल्यू निकाल लेते हैं। जैसे प्रोडक्ट आईडी चाहिए तो हमने यहाँ पर लिखा होगा, एक हमारा हिडन फील्ड होगा, देखिए प्रोडक्ट आईडी, इसे हमें प्रोडक्ट आईडी मिल जाएगा, डॉट वैल्यू करके निकालेंगे तो निकल जाएगा। देखिए गेट एलिमेंट बाय आईडी, और ये लिखना पड़ेगा डॉट वैल्यू, जिससे आपको ये वैल्यू में जो रहेगा वह मिल जाएगा। इस तरीके से इसमें करेंगे, जो भी रहेगा गेट एलिमेंट बाय आईडी नेम डॉट वैल्यू, तो इसमें जो वैल्यू आएगा वह मिल जाएगा। फिर प्राइस के लिए कर लेंगे। ये 3 हमें यहाँ पर करने का है, जिससे हमें मिल जाएगा क्या क्या, आईडी, नेम और प्राइस। हमने लिख दिया डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, प्रोडक्ट आईडी, नेम, प्राइस, डॉट वैल्यू, और समय आईडी, नेम और प्राइस में हमें फॉर्म में जो डेटा फिल हो रहा है वह हमें डेटा यहाँ पर मिल जाता है। इसके बाद दोस्तों हमें यहाँ पर 2 चीज़ें हैंडल करनी है। अगर अभी मैं आपको दिखाऊँ एक हैंडल करके, तो हम लोग इसमें लिखते हैं, देखिए कॉन्स्ट लिखा, मैंने लिखा मेथड इक्वल, और यहाँ पर मैं लिखता हूँ कि पोस्ट मेथड हमारा रहेगा, तो मैंने यहाँ पर पोस्ट लिख दिया। उसी तरीके से मैं यहाँ लिखता हूँ कॉन्स्ट और URL। ऐसा मैं क्यों लिख रहा हूँ आपको मैं बताऊँगा, क्योंकि हम लोग एक ही फॉर्म को यूज़ करेंगे पुट के लिए भी और पोस्ट के लिए भी। तो मैं डायनेमिक यहाँ पर
कंडीशनली इसको करना पड़ेगा, लेकिन अभी के लिए सिर्फ पोस्ट दिखा रहा हूँ। तो पोस्ट में हमारा जाना चाहिए क्या, API URL। सो इस पर हम लोग हिट करेंगे तो ये हमारा पोस्ट रिक्वेस्ट हमें करके दे देगा। अभी आपको क्या करना है, यहाँ पर आना है, कॉन्स लिखना है और यहाँ होगा रिस्पॉन्स इक्वल और यहाँ अवेट करना है। हमने एसिंक ऊपर में किया हुआ है, देन यहाँ पर हो जाएगा फैच और ये ले लेगा ये वाला URL। तो यहाँ पर ये URL मैं लिख देता हूँ, URL लिख दिया। उसके बाद यहाँ पर कॉमा देना है और यहाँ पर डिफाइन करना पड़ेगा मेथड में जो मेथड मैंने अभी दिया पोस्ट, वह पोस्ट चलाएगा, कॉमा देना है। देन हम लोग यहाँ पर हेडर्स लिखेंगे, हेडर्स कुछ इस तरीके से मैं पास करना होता है। अभी फिलहाल के लिए मैं एक हेडर दे रहा हूँ, दिखाता हूँ कि आपको क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी, फिर उसको कैसे रिसॉल्व करते हैं। यहाँ पर कंटेंट टाइप हमने एक हेडर यहाँ पर पास किया हुआ है। इसके बाद आपको पास करना पड़ेगा बॉडी, जो फॉर्म का बॉडी है वह। सो ये बॉडी हो गया इक्वल नहीं कॉलन देना है और यहाँ पर लोग जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई का यूज़ करेंगे, स्ट्रिंगिफाई। और इसमें हम लोग पास करेंगे क्या, इसमें लोग पास करेंगे नेम एंड प्राइस। ठीक है, तो दो चीज़ें हमें भेजनी है, तो नेम और प्राइस। यहाँ से हमें जो हमने निकाला था ये नेम और प्राइस, ये दो चीज़ें हम लोग भेज देंगे बैकएंड में। इससे हमारा रिक्वेस्ट हो जाएगा। अब हमें रिस्पॉन्स मिलेगा, तो हम लोग यहाँ पर इफ कर सकते हैं। आप ट्राई कैच भी यूज़ कर सकते हैं, बट मैं ट्राई कैच यहाँ यूज़ नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आप लोग कर सकते हैं। वो मैंने फैच में बताया होगा, आप उसको देख लीजिएगा। ठीक है, नहीं देखेंगे दोस्तों तो आपको समझ में आएगा नहीं। ठीक है, यहाँ पर रिस्पॉन्स में मिलेगा, ये जो रिस्पॉन्स है उसमें मैं चेक कर रहा हूँ, ये जो रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट है इसमें कि अगर ओके मिल रहा है तो क्या करना है। अगर ओके मिल रहा है तो सिंपली हम लोग अभी जो हमारा ऐड प्रोडक्ट फॉर्म, ये हम गेट एलिमेंट बाय आईडी करके उसको हम लोग रीसेट कर देंगे। तो सिंपली रीसेट, अरे भाई इतना क्यों आ जाता है ये सब। तो रीसेट हमने उस फॉर्म को मतलब हम लोग रीसेट कर दे रहे हैं। ठीक है, और साथ में हम लोग क्या करते हैं, हाँ बस अभी के लिए इतना ही करते हैं। अगर ओके रिस्पॉन्स नहीं आता तो क्या करना है, एल्स पार्ट में आना है और एल्स पार्ट में आने के बाद आप निकाल लीजिए एरर जो भी होगा वह। तो मैं यहाँ पर निकाल लेता हूँ एरर डेटा इक्वल, ये आपको मिल जाएगा कहाँ पर, अवेट करके रिस्पॉन्स डॉट जेसन इस तरीके से। और इसको आप कंसोल कर सकते हैं। अभी के लिए CLG करता हूँ एरर डेटा। ठीक है, ये हमने कर लिया। अब देखिए ये रिक्वेस्ट जाएगा हमारा पोस्ट रिक्वेस्ट के साथ, बिकॉज हमने यहाँ पोस्ट लिखा हुआ है। इस API URL पे जाने वाला ये डेटा हमारा, यहाँ पर नेम और प्राइस जाने वाला जो हमने यहाँ पर लिखा हुआ, ये हमारा बैकएंड में गया। और यहाँ पर सेव होने, यहाँ पर हमने लिख दिया हुआ कि डेटा यहाँ पर आएगा, पकड़ेगा ये और डेटा में डाल के मॉडल फॉर्म को वैलिडेट करके और डेटा सेव करवा के हमें दे देगा। इतना काम हो जाना चाहिए। अगर होता है तो हमें फॉर्म में रीसेट होकर दिख जाएगा, अगर कुछ गड़बड़ होगी तो हमें वह एरर देखने को मिल जाएगा। चलिए इसको देखते हैं। सेव किया, सेव करके यहाँ पर आइए और सिंपली इसको कीजिए रीलोड। यहाँ पर URL में क्लिक करके एक बार इंटर की प्रेस करना है, इस तरीके से रीलोड करना है, F5 करके रीलोड नहीं करना है। ठीक है, तो यहाँ लिखा। अभी हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ एक डेटा हम लोग इंसर्ट करेंगे। इससे पहले कि हम लोग इंसर्ट करें, थोड़ा सा इसको जूम आउट कर दिया जाए। ये कितने का है, 110 का है। ठीक है, और कंसोल में रहते हैं और आपको नेटवर्क टैब भी देखना चाहिए यहाँ पर, बिकॉज अब आप जेसन में काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम एक नया प्रोडक्ट ऐड करते हैं, इन न्यू फोन ऐसे लिखा। इसका प्राइस देते हैं 2222 और सेव प्रोडक्ट में क्लिक करते हैं। तो ये हमें कुछ एरर बताता है। देखिए यहाँ पर हमारा डेटा वगैरह कुछ आया नहीं, यहाँ पर बता रहा है हमें। एक तो बता रहा है कि इवेंट डिफ़ॉल्ट प्रिवेंट इज़ नॉट अ फंक्शन, ये बता रहा है। तो ये मैं ठीक करने का, ये हमने गलत लिख दिया हुआ है। तो ये एक्सपेक्ट नहीं किया था मैंने, लेकिन कोई बात नहीं, अभी आ गया तो पहले इसको फिक्स करते हैं। तो यहाँ आना है और यहाँ पर ये जो प्रिवेंटेड लिखा गया है, ये प्रिवेंटेड नहीं है, ये डिफ़ॉल्ट प्रिवेंट है। डिफ़ॉल्ट प्रिवेंट, माफ़ कीजिएगा, प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट होता है ये। तो ये लिखा और वापस आइए। देन हम लोग यहाँ से, ये पता नहीं क्या अपेंड हो गया, वही तो दिखाना। इसको करते हैं वापस से रीलोड। ये वेब आइकन का एरर दे रहा है, इसका कोई मतलब नहीं बनता, ये देखने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर आइए और फिर से लिखते हैं न्यू फोन और यहाँ पर प्राइस लिखिए 2222 लिखा था। सेव प्रोडक्ट में क्लिक करते हैं और ये हमें बताता है कि सिंटैक्स एरर, जेसन पार्स अनएक्सपेक्टेड कैरेक्टर एट लाइन इतना। और जब हम लोग इसको नेटवर्क टैब में देखेंगे तो हमें दिखेगा कि यहाँ पर हमारा 403 का एक आया हुआ एरर इस API पे हिट करते वक्त। यहाँ पर देख लीजिए, पहले तो ये 200 था, ये सब तो ठीक है। यहाँ से वेब आइकन का ये था, ये सब हमारा नॉर्मल है। यहाँ पर हमारा प्रॉब्लम है, तो इसको आप क्लिक कीजिएगा और यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि CSRF वेरिफिकेशन फेल्ड आपका हुआ है, यानी कि ये CSRF को वैलिडेट नहीं कर पा रहा। जबकि जेंगो में ये अनिवार्य है कि आप CSRF वैलिडेशन करें। तो अगर नॉर्मल HTML का फॉर्म होता तो सिर्फ यहाँ पर इस तरीके से लिखने से हमारा CSRF, ये टोकन लिखने से हमारा काम हो जाता है। लेकिन चूँकि आप इसको यूज़ कर रहे हैं जावास्क्रिप्ट के साथ, तो इस तरीके से आपको नहीं करने से आपका काम नहीं बनेगा। आपको CSRF को पकड़ कर कुकी से और इसको पास करना पड़ेगा अपने बैकएंड में। अभी इसको मिल नहीं रहा CSRF का टोकन आपके फॉर्म में से, जिसकी वजह से आपको CSRF वेरिफिकेशन फेल्ड आपको बता रहा है। तो चलिए दिखाता हूँ कि इसको कैसे फिक्स करते हैं CSRF को। इसके लिए दोस्तों जेंगो वाले ने हमें एक दिया हुआ है, इसको मैं क्लोज कर देता हूँ अभी के लिए। जेंगो वाले ने हमें दिया हुआ है, आप
इसको सर्च कीजिएगा कि जेंगो CSRF प्रोटेक्शन गूगल में, तो आपको इस लिंक में मिल जाएगा। आप ये लिंक देख भी सकते हैं, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। और इसमें अगर आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो ये आपको कहता है कि अगर आप CSRF प्रोटेक्शन यूज़ करना चाहते हैं अपने एजेक्स के साथ, यूजिंग CSRF प्रोटेक्शन विथ एजेक्स, तो आपको ये हेडर पास करना पड़ेगा, एक्स CSRF टोकन हेडर आपको पास करना पड़ेगा। तो कैसे पास करना है, पहले तो आपको कुकी से निकालना पड़ेगा जो भी आपका CSRF टोकन है। वाह, आप यहाँ पर आइए, हाँ ये हमारा यहाँ पर नहीं, यहाँ पर इसको करते हैं इंस्पेक्ट और यहाँ आइए, देन आप जाइए स्टोरेज में। स्टोरेज में आया मैं, देखिए यहाँ पर आपको एक CSRF टोकन दिखेगा, दिख रहा है, जूम कर देता हूँ। देखिए ये CSRF टोकन ये सेट होता है, बिकॉज हमने फॉर्म में CSRF लिखा हुआ है तो ये सेट हो रहा है, बट ये बैकएंड में जा नहीं रहा, तो हमें इसे हेडर के तौर पर पास करने की आवश्यकता है। चलिए इसको पास करते हैं और देखते हैं कि चीज़ें कैसे हो सकती हैं। इसको पास करने के लिए हमें ये क्या करता है जेंगो कि पहले आप इसको कुकी से निकाल लीजिए। कुकी से निकालने का तरीका ये बता रहा है, ये बहुत ही सिंपल सा कोड यहाँ पर लिख के दिया हुआ है। अगर कोई लाइब्रेरी आप यूज़ करते हैं, जैसे कि यहाँ बता रहा है कि जावास्क्रिप्ट की कुकी लाइब्रेरी अगर आप यूज़ करते हैं, फॉर एग्जांपल JS कुकी ये वाली लाइब्रेरी अगर आप यूज़ करते हैं तो आपको इतना लंबा ये कोड लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, उसमें ये सारा कोड लिखा हुआ है। आपको बस क्या करना पड़ेगा, कुछ इस तरीके से कुकीज़ डॉट गेट और CSRF जो टोकन का जो CSRF टोकन कुकी का नाम है वह यहाँ पर लिख देना है, इससे आपको CSRF टोकन मिल जाएगा। लेकिन जस्ट बिकॉज हम लोग ये लाइब्रेरी यूज़ नहीं कर रहे हैं, हमें ये पूरा फंक्शन लिखना है। और क्यों ही करना, बताइए, एक छोटा सा काम हमें कुकी से डेटा निकालना है, उसके लिए हम लोग एक लाइब्रेरी यूज़ करें तो वो तो मुझे ठीक लगता नहीं है। बस सिंपल सा क्या करना है, इस फंक्शन को कॉपी कर लीजिए यहाँ से यहाँ तक और आपको आपका CSRF टोकन मिल जाएगा आपके फ्रंट एंड में। ये आपको जावास्क्रिप्ट में ले जाकर कॉपी पेस्ट करना है, यहाँ पर आइए और आप इसको ऊपर में यहाँ पर कहीं भी कर सकते हैं। मैं नॉर्मली इसको ऊपर में रखता हूँ यहाँ पर, तो मैंने ये लिखा और ये हमारा इसके साथ मिक्स हो जाएगा, तो इसे आपको CSRF टोकन मिल जाएगा। यहाँ पर आपको कुछ भी ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन आप चाहें तो इसको पढ़ लीजिए। ये क्या कर रहा है, ये सिंपली एक गेट कुकी नाम का फंक्शन बना रहा है जो यहाँ पर ये कॉल कर रहा है, और इसने इसको डायनेमिक बनाया कि कौन से कुकी चाहिए उसका आपको बस नाम लिखना है। यहाँ पर जो हमारे कुकी का नाम है वह है CSRF टोकन, तो बस वही नाम इसने यहाँ से पास किया हुआ CSRF टोकन, ये नाम आता है यहाँ पर। फिर ये कुकी वैल्यू पहले नल सेट करता है, फिर डॉक्यूमेंट डॉट कुकी का यूज़ करके, बिकॉज ये जावास्क्रिप्ट का अपना है, इससे चेक करता है कि डॉक्यूमेंट डॉट कुकी है या नहीं। अगर है उसके बाद एंड ऑपरेटर लगा रहा है और इसमें दिख रहा है कि अगर एम्प्टी नहीं है तो फिर इसके अंदर का कोड एग्जीक्यूट होगा। ये डॉक्यूमेंट डॉट कुकी डॉट स्प्लिट करता है इसको, बिकॉज मल्टीपल कुकी हो सकता है तो उसको स्प्लिट करता है सेमीकोलन से। उसके बाद इसमें लूप लगा के और कुकी के लेंथ पर इसको रन करवा के देन ट्रिम कर रहा है, और सब स्ट्रिंग में नेम डॉट लेंथ करके, नेम मीन्स जो आपका CSRF टोकन था उस पर डॉट लेंथ लगा के फिर नेम और कुकी वैल्यू इस तरीके से कुछ निकाल रहा है, ठीक है। और यहाँ पर रिटर्न कर रहा है कुकी वैल्यू, तो आपका कुकी का जो वैल्यू है CSRF का वो आपको यहाँ पर रिटर्न होकर मिल जाएगा, ठीक है। इतनी डेप्थ में मैं जा नहीं रहा, लेकिन हाँ इससे आपको CSRF टोकन मिल जाएगा। ये CSRF टोकन आपको यहाँ पर पास करना पड़ेगा हेडर के तौर पर। ये जो हमने हेडर में अभी पास किया था कंटेंट टाइप, ये आपको यहाँ पास करना पड़ेगा। लेकिन पास कैसे करेंगे, पास आपको करना है इस हेडर के साथ, यहाँ बताया गया है। यहाँ ये एक्स CSRF टोकन, इसको कॉपी कीजिए, कॉपी करने के बाद यहाँ आना है और देना है कॉट, देन इसको पेस्ट कर देते हैं और सिंपली आपको लिखना है CSRF टोकन, जो आपने ऊपर वेरिएबल में यहाँ पर निकाल के रखा टोकन, वह आप वहाँ पर चिपका देते हैं। अब ये जो आपका फंक्शन है ना, ये फंक्शन कोई भी कुकी निकाल सकता है, बस आपको यहाँ पर कुकी का जो की होता है वो आपको देना होता है। तो ये बहुत ही अच्छा है, आप इसको एक सेपरेट फाइल में रख सकते हैं और उसको कॉल कर सकते हैं जब आपको आवश्यकता पड़े तब। लेकिन फिलहाल ये दोस्तों हमें यहाँ पर चाहिए था, हमने यहाँ पर इसको लगा दिया हुआ है। अभी देखते हैं कि हमारा सेव होता है या नहीं, फिर हमें और कोई और एरर इसमें मिलता है जिसे फिक्स करने की आवश्यकता है। तो हमने एक जो हमारा था प्रॉब्लम, जो कि हमें अभी दिख रहा था कि नेटवर्क टैब में मैंने आपको दिखा था कि CSRF वेरिफिकेशन फेल्ड, वो हमारा ठीक हो गया। तो जूम से आउट किया जाए, बहुत जूम है ये। अभी इसको वापस से रिफ्रेश कीजिए और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप स्टोरेज में जाकर एक बार यहाँ पर इनिशियली जो आपका स्टोर हो गया है CSRF टोकन, इसको रिमूव कर लीजिएगा इस तरीके से डिलीट करके, ठीक है। क्योंकि कभी कभी ये वर्क नहीं करता है, इसी वजह से आपको इसको रिमूव कर लेना चाहिए, क्योंकि पुराना वाला ये पकड़ कर रखेगा और यहाँ से नया वाला आएगा तो मैच नहीं कर पाएगा। वापस इसको रिफ्रेश किया मैंने, इसको रिमूव करता हूँ यहाँ से और ऐड करने की काम कर देता हूँ। न्यू फोन ये लिखा और 2222। देखिए डेटाबेस में अभी तक हमारा कोई डेटा आया नहीं है, वो आप यहाँ से वेरीफाई कर सकते हैं। एक तो यहाँ से आपको दिख जाएगा API में, और चाहे तो आप अपने एडमिन पैनल में भी यहाँ पर भी देख सकते हैं, जो कि हो गया है लॉग आउट, और एडमिन में लॉगिन करके देखिए यहाँ पर आपको दिख जाएगा। ऐड कर रहे हैं हम लोग, इसको लॉग आउट ही कर देता हूँ, यहाँ से अब कोई मतलब नहीं बनता। हमें यहाँ से गेट रिक्वेस्ट मिल रहा है API देखने का, तो हम लोग यहाँ से देख सकते हैं। सेव प्रोडक्ट में क्लिक करते हैं और देखिए आपको अभी ये मिलता है 200 का आपको रिक्वेस्ट मिल रहा है। इसमें देखेंगे रिक्वेस्ट आपने किया था न्यू फोन और 2222, और रिस्पॉन्स आपने किया था, रिस्पॉन्स आपको मिल रहा है जो भी आपका पूरा डेटा है वो ये क्रिएट हो गया है। यहाँ पर आकर आप इसको में रिफ्रेश करेंगे, आपको तीसरा डेटा यहाँ पर देखने को मिल जाएगा।
यानी कि सेव होने का काम हमारा हो गया। लेकिन ये लिस्ट हमारा अपडेट नहीं हुई, लिस्ट तभी अपडेट होगा जब इसमें आकर इसको एक बार रीलोड करेंगे तो आपका लिस्ट अपडेट होगा और यहाँ पर आपको नया डेटा देखने को मिलेगा। अब इसको चाहें तो इसको डायनामिक कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले एक और डेटा हम लोग इंसर्ट करके देखते हैं। मैंने लिखा मोटो E3333 सेव में क्लिक किया, देखिए हमारा फिर से ये सेव हो गया और यहाँ पर आपको एक और नया डेटा देखने को मिल जाएगा। तो ये 4 डेटा हमने अभी तक इंसर्ट कर दिया हुआ है और इंसर्ट हमारा भली भांति काम कर रहा है। हमने CSRF वगैरह जो प्रॉब्लम था उसको रिसॉल्व कर लिया, बट यहाँ पर हमारा डेटा नहीं आ रहा दोस्तों। तो इसको रिफ्रेश करने पर आ रहा है। मैं चाहता हूँ कि ये ऑटोमेटिकली जैसे ऐड हो वैसे ही यहाँ पर चला है। तो इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए हम लोग यहाँ पर ये जो फैच है हमारा, इसको दोबारा से कॉल कर लेंगे। ये जो फैच प्रोडक्ट हमने कॉल किया यहाँ पर, एक बार पेज लोड जैसे इनिशियली होता है तब करे, और जब हमारा एक डेटा नया सेव होता है तब हमारा यहाँ पर ये ऑटोमेटिकली एक बार कॉल हो जाए, फिर हमारा रीसेट हो जाए। आप इसको यहाँ पर कमेंट मैंने लिख कर रख दिया, आप चाहें तो इसको रिमूव कर सकते हैं, कमेंट का कोई खास यूज़ है नहीं, बट फिर भी लिख दिया हुआ है। सो अभी हमारा ये काम करना चाहिए और देखते हैं कि काम होता है या नहीं होता है। तो यहाँ ये, और इसको करते हैं रिफ़्रेश। पहले एक बार बढ़िया से रिफ़्रेश किया और यहाँ पर एक नया लिखेंगे, इसमें हम लिखते हैं नोकिया 1100 लिखा और इसका हम लोग कीमत देंगे 1000 रुपीज़। और सेव प्रोडक्ट में जैसे क्लिक करेंगे, आप देखिए सेव प्रोडक्ट में जैसे क्लिक किया पेज रिलोड नहीं हुआ और आपको डेटा भी यहाँ पर फैच होकर दिख जाता है। तो ये हुआ एक बेहतर काम। यहाँ पर पेज रिलोड वगैरह का कोई नहीं है, ऐड किया सीधा आपको यहाँ पर फैच होकर डेटा आपका दिख जाता है। तो ये एक अच्छा हमारा यहाँ पर काम कर रही है अच्छे तरीके से। तो ये गेट लिस्ट करने का सभी का और ऐड करने का, यानी कि पोस्ट रिक्वेस्ट और गेट रिक्वेस्ट, 2 काम हम लोग भली भांति यहाँ पर कर चुके हैं। इसका आई डोंट थिंक और कोई काम है तो मैं इसको क्लोज कर सकता हूँ। ओके, इसको क्लोज कर देते हैं और वापस आते हैं कोड में। अब क्या करना है वो हमें देखना है। अब हम लोग जरा फॉर्म का वैलिडेशन चेक कर लेते हैं कि फॉर्म अगर एम्प्टी होता है, जैसे अभी एम्प्टी है और यहाँ पर शो प्रोडक्ट में कोई क्लिक करता है तो कोई यहाँ पर वैलिडेशन में दिखता नहीं है, ये दिखना चाहिए। अगर कंसोल में आकर देखें तो यहाँ पर आपको एक ऑब्जेक्ट दिखता है जिसमें दिखता है कि दिस फील्ड इज रिक्वायर्ड, दिस फील्ड इज रिक्वायर्ड। तो यहाँ पर तो दिख रहा है, यानी कि यहाँ जो हमने कंसोल लिखा था ये वाला, इसमें सारा डेटा आ रहा है एरर का, तो ये हमें बस शो करवाना है। शो करवाने के लिए हमने यहाँ पर लिखा हुआ था, इसके नीचे एक हमने यहाँ पर दिया था फील्ड डिव, जिसमें एरर दिखता है नेम का, इसमें दिया था प्राइस का एरर दिखाने का। तो बस इसी को पकड़ना है और उसमें ये जो डेटा रहेगा उसको लगा देने का है। तो कैसे करेंगे वह मैं आपको दिखाऊंगा। तो आपको आना है यहाँ पर और यहाँ एक हम लोग फंक्शन क्रिएट करते हैं, नॉर्मल सा फंक्शन नहीं किया जावास्क्रिप्ट का, फंक्शन लिखा और यहाँ लिखते हैं शो एरर फॉर्म एरर, लिखते हैं फॉर्म एरर, ये लिखा। अभी इसमें जो भी हमारा एरर्स रहेगा वह आएगा, जो हम लोग इस फंक्शन को हम लोग यहाँ पर कॉल करेंगे। यहाँ हमने अभी क्या किया, कंसोल कर दिया हुआ है, तो कंसोल करके हम लोग इसको कॉल करेंगे और ये पूरा एरर डेटा हमारा इस एरर्स वाले फील्ड में आएगा। ठीक है, एरर्स इसमें आएगा। उसके बाद हम लोग इसमें क्या करेंगे, इसमें पहले हम लोग जो हमारा जिसमें हमें रखना है वह निकाल लेते हैं। जैसे कि ये हमारा प्राइस एरर आईडी इसकी और एक नेम एरर है, तो इसको यहाँ पर निकाल लिया जाए। और इसको निकालने के लिए आप यहाँ पर लिख सकते हैं, जैसे कि हमारा हो गया नेम एरर, या फिर मैं इसको डायरेक्टली यहीं पर कर देता हूँ बिकॉज इसका कोई खास वैसे यूज़ है नहीं, तो मैं इसी के अंदर इसका यूज़ है, तो यहाँ पर इसका निकालने का फ़ायदा नहीं है। बस हमें एम्प्टी करना है और उसमें डेटा रखना है। तो पहले इसको क्लियर कर लेंगे, उसके बाद उसमें डेटा रखेंगे। तो किस तरीके से करना है, वही एलिमेंट आईडी ही करेंगे, गेट एलिमेंट बाय आईडी, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, नेम एरर, टेक्स्ट कंटेंट इसमें ब्लैंक डाल देंगे, गेट एलिमेंट बाय आईडी प्राइस एरर के लिए ब्लैंक डाल देंगे। दो काम किया। अब हम लोग चेक करेंगे कि क्या हमारे पास एरर्स डॉट नेम आ रहा है। यहाँ पर चेक करते हैं, इफ़ एरर्स डॉट नेम, अगर नेम आ रहा है तो क्या करना, ये गेट एलिमेंट बाय आईडी जो है इसको किसी वेरिएबल में डाल लेते हैं तो अच्छा था। यहाँ पर हम लोग ठीक किए कर रहे थे, बार बार इतना बड़ा लिखना नहीं पड़ता वही, लेकिन ऐसे भी ठीक है। हमने ये टेक्स्ट कंटेंट पूरा का पूरा यहाँ से उठाइए और यहाँ पर चिपकाइए और यहाँ पर हमारा क्या चलाएगा, यहाँ पर हमारा चलाएगा ये एरर्स डॉट नेम का 0th एलिमेंट में जो रहेगा वह, यहाँ पर आपको 0th एलिमेंट लिख देना है, यहाँ पर 0th एलिमेंट, जिससे हमारा एक एरर दिख जाएगा, जो भी एरर रहेगा वह। अभी दूसरा हमें इसी के सिमिलर देखना है, बट हमें वो देखना है किसके लिए, प्राइस के लिए। इसी को कॉपी पेस्ट किया जाए और यहाँ नेम की जगह पर लिखिए प्राइस। ये प्राइस चेक करेगा कि प्राइस के लिए कोई एरर है क्या। यहाँ भी आपको इसको चेंज कर देना चाहिए और दोनों ही जगह मैं साथ में चेंज कर देता हूँ। यहाँ पर प्राइस एरर ये चेक करेगा, अगर प्राइस एरर है कोई तो एरर्स डॉट प्राइस 0th एलिमेंट पर जो भी रहेगा वह इस एरर में चलाएगा। इसको सेव कर दें। सेव करने के बाद हमें इसको फंक्शन को कॉल करवाना पड़ेगा। सो यहाँ आते हैं और यहाँ पर आप कंसोल करने के बजाय आप सिंपली इसको कॉल कर लीजिए इस तरीके से, शो फॉर्म एरर, और ये एरर डेटा सारा चला जाएगा यहाँ पर, और जो लॉजिक हमने यहाँ पर लिखा हुआ है उसके अकॉर्डिंग हमें एरर दिखना चाहिए। इसको सेव करते हैं। सेव करने के बाद एरर क्या दिखेगा, ये दिस फील्ड इज रिक्वायर्ड। तो यहाँ पर आइए रिफ्रेश करते हैं, शो प्रोडक्ट में क्लिक करते हैं, देखिए दिस फील्ड इज रिक्वायर्ड, दिस फील्ड इज रिक्वायर्ड आता है। अभी कोई एक डेटा इंसर्ट करके देखते हैं, जैसे नोकिया है लास्ट में, तो हम लोग इसमें करते हैं LG वापस से और K2 कर देते हैं, LG K2, और यहाँ पर हम लोग देते हैं 1 2 3 4। ऐसे क्या, शो प्रोडक्ट में क्लिक किया, देखिए आपको डेटा तो ऐड हो रहा है, बट ये जो आपका है ये एम्प्टी नहीं हो रहा, खाली नहीं हो रहा था। आपको जब आप ऐड करते हैं
तब इसको खाली करवाना पड़ेगा आपको मैनुअली। तो उसके लिए हम लोग यही जो हमारा है इसको कॉपी करना है और ये आपको लगाना पड़ेगा। आपका जो फॉर्म ऐड हो रहा है वहाँ पर, तो हमारा कहाँ ऐड हो रहा है, यहाँ पर। ये प्राइस वगैरह हमने यहाँ पर देखा, बस यहाँ पर आप इसको आकर पेस्ट कर दीजिए। अभी आपका ये जब ऐड होगा तो हमारा ये खाली हो जाएगा एरर, बिकॉज ऐड हो रहा है तो खाली हो जाना चाहिए। तो यहाँ पर आइए, आई थिंक मैं ठीक कर रहा हूँ। यहाँ पर आते हैं और वापस से क्लिक कर इसको रिफ्रेश किया जाए। देखिए अभी शो प्रोडक्ट, और यहाँ पर हम एक नया ऐड करते हैं मोटो के, और इसमें प्राइस देते हैं कोई सा भी 4545। सेव प्रोडक्ट में क्लिक करेंगे, देखिए आपका ये खाली हो गया और नीचे आपका ये ऐड भी हो गया। ओके, सो ये डिपेंड करता है कि आपका लॉजिक कितना अच्छे तरीके से वर्क कर रहा है, आपका दिमाग कितना अच्छे तरीके से काम कर रहा है, उसके बेस पर आप ये बेहतर कर सकते हैं। इतना डेप्थ में दिखाने की मुझे आवश्यकता नहीं थी, मगर फिर भी मैं आपको एक दिखा रहा हूँ ताकि आपको कोई इसमें ऐसा ना लगे कि कुछ मिसिंग है। लेकिन इस कोड को और बेहतर बना सकते हैं हम लोग, लेकिन मैं आपको ईजिएस्ट वे यहाँ पर बता रहा हूँ सारी चीज़ें मैनुअली टाइप करके। अभी तक जो कुछ भी आपने देखा और आगे जो कुछ भी आप एडिट और अपडेट डिलीट ये सब देखेंगे वो तो ईजी आपको लगेगा ही, लेकिन उसको आप और ईजी बनाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको जेंगो के साथ HTMX कैसे यूज़ करते हैं वह सीखना पड़ेगा। जब आप जेंगो के साथ HTMX यूज़ करना सीखते हैं तो आप जावास्क्रिप्ट का कोड बिल्कुल एकदम से एलिमिनेट कर देते हैं। यानी कि अभी तक हम लोग जो एजेक्स कॉल कर रहे हैं फैच का यूज़ करके, वो कुछ भी आपको करने की आवश्यकता नहीं है। बस आप HTMX यूज़ कीजिए और उसके एट्रीब्यूट्स को यूज़ कीजिए और आप एजेक्स कॉल कर पाएंगे बिना जावास्क्रिप्ट का कोड लिखे हुए। सो अगर आप इस कोर्स को सीखना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट में इसका लिंक पिन करके दे दूंगा। उस लिंक को क्लिक करके ही आपको इसको परचेज करना है, जिससे आपको कम से कम प्राइस में इसमें इनरोल करने का बेनिफिट मिल सके। तो इस कोर्स को देखना बिल्कुल भी आपको नहीं भूलना है। चलिए वापस चलते हैं अपने प्रोजेक्ट में। अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग एडिट बटन को एक्टिवेट करते हैं। ये जो हमारा एडिट बटन है कि इसमें एडिट बटन में कोई क्लिक करेगा तो इसमें फॉर्म में डेटा आ जाना चाहिए, फिर इसको एडिट करके सेव बटन में क्लिक करे तो वापस से वो अपडेट हो जाना चाहिए। ये हम लोग काम करते हैं। तो एडिट का काम अब हमें करने की आवश्यकता है। इसके लिए हमें पहले इस बटन को एक्टिवेट करना पड़ेगा। जो बटन यहाँ पर हमने दिया हुआ था फैच करते वक्त, यहाँ पर जो हमने बटन दिया इसको एक्टिवेट करना पड़ेगा, इस वाले बटन को। तो इसके लिए हम लोग इसमें एक लिख देते हैं क्लास। एक समझाऊंगा तो सभी बटन आपके अपने आप समझ में आ जाएगा। इसमें हम लोग एडिट बटन है तो एडिट BDN ये हम लोग नाम रखते हैं। अब इसको हम लोग इस क्लास को पकड़ेंगे और इस पर एक इवेंट लगाएंगे। तो सभी बटन का अलग अलग करने की वजह मैं एक फंक्शन बनाता हूँ और इस फंक्शन को मैं यहाँ पर कॉल कर दूंगा। सबसे नीचे आते हैं और आई थिंक मैं ये हमारा यहाँ पर है और इसके नीचे आपको आना यहाँ पर, और यहाँ पर लिखिए एक फंक्शन इसमें लिखेंगे ऐड बटन्स इवेंट लिसनर। ये हम लोग अपना खुद का बना रहे हैं। जैसे लिखा, अभी हमें क्या करना है, पकड़ना है पहले एडिट बटन को। तो एडिट बटन इक्वल बटन्स होगा, बिकॉज मल्टीपल बटन होंगे यहाँ पर। आप देखिए बटन्स यहाँ पर आपके मल्टीपल हैं, ये मल्टीपल बटन है, और इसीलिए हमने ID यूज़ करने के बजाय यहाँ पर क्लास में इसको BTN एडिट BTN लिया हुआ है क्लास में, वरना हम लोग ID में देते हैं अगर एक एलिमेंट होता तो, बट यहाँ पर मल्टीपल है, हमने इसको क्लास में किया हुआ है। और यहाँ पर आपको करना क्या है, यहाँ पर आपको document.query selector और हम लोग इसको यहाँ पर कुछ इस तरीके से लगा देंगे, तो इससे हमें इसका ऑब्जेक्ट मिल जाएगा। अब फॉर ईच का यूज़ करेंगे और इसमें हम लोग हर एक बटन में एक इवेंट हैंडलर लगाएंगे, जो कि कुछ इस तरीके से होगा। सो एडिट बटन्स में फॉर ईच करो और हर एक बटन में एक ऐड इवेंट लिसनर करो। क्लिक होने पर इस फंक्शन को रन करवाना है, हैंडल एडिट को, जो कि अभी तक हमने बनाया नहीं, ये हमें बनाने की आवश्यकता है। तो चलिए इसको हम लोग क्रिएट करते हैं। सो हैंडल एडिट हमें बनाने की आवश्यकता है। अभी हम लोग पहले ये फंक्शन जो हमें कॉल करना पड़ेगा यहाँ पर, ताकि ये सारे एक्टिव इन बटन्स पर काम करने शुरू करते हैं, जो आप यहाँ पर आकर कॉल करेंगे। यहाँ पर कुछ इस तरीके से आप इसको कॉल कर लीजिए। अब आइए हैंडल एडिट। तो हैंडल एडिट आप बनाना चाहते हैं तो आप ये बना सकते हैं। मैं बनाता हूँ इसको यहाँ पर। मैं क्या करता हूँ, मैं जस्ट मिनट में ये जो फंक्शन हमने अभी बनाया है इस फंक्शन को ऊपर लेकर चलते हैं, ठीक है। यहाँ पर इसको कॉपी किया, नहीं इसके ये नीचे से यहाँ से कॉपी करना, क्योंकि ये स्क्रॉल डाउन बहुत करना पड़ेगा, तो स्क्रॉल अप रहेगा तो ज़्यादा बेटर होता है। सो यहाँ पर आइए, और जहाँ हमने बनाया था देखिए यहाँ गेट कुकी का हमारा एक फंक्शन था, फिर हमने यहाँ पर फंक्शन बनाया था शो एरर का, इसी के जस्ट नीचे यहाँ पर बनाते हैं। तो ये हो गया, हम लोग यहाँ पर हैं। अब ये हमने ये नीचे कॉल कर दिया हुआ है और हमें ये वाला मेथड लिखने का है। तो ये मेथड मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर देखिए मैं लिख रहा हूँ हैंडल एडिट, और इसको एसिंक बनाते हैं, एसिंक फंक्शन। देखिए इसमें क्या करना है, इसमें हमें सारा डेटा चाहिए। जो डेटा आएगा वह डेटा हमें इसी फॉर्म में दिखाना है, तो उसके लिए डेटा पहले लाना पड़ेगा। अब डेटा लाएंगे किसे, अब डेटा सेट का यूज़ कर सकते हैं और उसके थ्रू डेटा आप ला सकते हैं। तो उसके लिए दोस्तों हमें जाना पड़ेगा वापस से अपने बटन के पास, जो कि नीचे है यहाँ पर, और यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा कुछ इस तरीके से। देखिए
डेटा सेट का हम लोग यूज़ कर रहे हैं तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे कि डेटा डैश ID जिसमें प्रोडक्ट की ID रहेगी, डेटा डैश नेम जिसमें प्रोडक्ट का नेम रहेगा, और डेटा डैश प्राइस जिसमें आपको प्रोडक्ट का प्राइस आपको मिल जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग डेटा सेट में ये सारा डेटा पास कर देंगे और ये सारा डेटा आपको मिल जाएगा आपके जो इवेंट है उसमें, उसके जो आपका हैंडल एडिट फंक्शन है उसके इवेंट में। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे आप निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर आपको आना है और यहाँ पर आपको मिलेगा इवेंट एक ऑब्जेक्ट, इसी ऑब्जेक्ट में सब कुछ है। तो यहाँ हम लोग एक एक करके सारी चीज़ निकाल लेते हैं। जैसे मुझे निकालना है कॉन्स्ट ID चाहिए होगा, तो ID निकाला और इसमें लिखना पड़ेगा इवेंट डॉट टारगेट डॉट डेटा सेट डॉट ID। इससे आपको ID मिल जानी चाहिए और इसी तरीके से आपको नेम और प्राइस यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर आइए और सिंपली इसमें कर दीजिए नेम और इसमें हमें कर देना है प्राइस, और इसमें हमने बस इतना कीजिए और आपको ID नेम और प्राइस यहाँ पर मिल जा रहा है। अब इसको क्या करना है, इसको सिंपली इस फॉर्म में दिखा देना। जो हमारा फॉर्म यहाँ पर बना हुआ है इस फॉर्म में दिखाते हैं। इस फॉर्म में हम लोग क्या करेंगे, हर एक में ID लगा हुआ है, गेट एलिमेंट बाय ID करेंगे और उसके वैल्यू में ये सेक्शन डाल देंगे। सो इस तरीके से हम लोग गेट एलिमेंट बाय ID सभी का निकालेंगे। प्रोडक्ट ID इसमें ID डाल देंगे डॉट वैल्यू करके, फिर नेम डाल देंगे डॉट वैल्यू करके, फिर प्राइस डाल देंगे। चलिए देखते हैं कि इतना काम हो रहा है या नहीं हो रहा। यहाँ पर आइए और इसको कीजिए पहले एक बार रिफ्रेश, और इसमें हमारा एक गड़बड़ क्या हो गया। सो यहाँ पर हमें सारा डेटा तो दिख रहा है बट यहाँ पर सिर्फ एक ही डेटा दिख रहा है। मुझे लगता है कि तो यहीं कहीं हमने कुछ गड़बड़ किया होगा। देखिए यहाँ पर हमने एक कॉर्ड नहीं दिया जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आई थिंक हो रहा है। इसको वापस से सेव कर दें कॉर्ड देने के बाद। यहाँ पर आइए और इसको कीजिए रिफ्रेश और देखिए आपको सारा डेटा आप देखने को मिलता है। तो एडिट का बटन है हमारे पास। अगर हम लोग यहाँ नोकिया में क्लिक करते हैं तो ये नोकिया आपको दिखना चाहिए बट दिख नहीं रहा है। यहाँ पर आते हैं, देखिए ये कह रहा है कि इवेंट डॉट टारगेट इज़ अनडिफाइंड। चलिए देखते हैं इवेंट डॉट टारगेट यहाँ अनडिफाइंड क्यों हमें बता रहा है। तो यहाँ पर एडिट बटन में क्लिक होते ही हमारा ये एडिट BTN निकाल कर और ये हैंडलर चलता, जो कि आई थिंक चल रहा होगा। पहले इसको चेक किया जाए कि ये हमारा कॉल हो रहा है नहीं। यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर लिखते हैं कि हैंडल एडिट क्लिक्ड, इसको सेव किया। अभी यहाँ पर आइए वापस से, ये डिबग करने का तरीका देख लीजिए आप लोग। इसमें क्लिक करते हैं और एडिट में क्लिक करते हैं तो हैंडल एडिट क्लिक, ये बटन ये इवेंट तो चल रहा है यहाँ से, लेकिन इस इवेंट डॉट टारगेट में ये डेटा नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि हमने यहाँ पर स्पेल मिस्टेक किया, टारगेट हमने लिख दिया टारगेट लिखने के बजाय। तो ये हमारा यहाँ पर गड़बड़ है। एक तो इसको एसिंग बनाने की आवश्यकता नहीं है, इसको हटा दीजिए और यहाँ पर ये टारगेट होगा, टारगेट हम लिख दिया, इसको सेव करते हैं। अभी यहाँ पर आइए और इसको वापस से रिफ्रेश किया जाए, देन एडिट में क्लिक करते हैं और आपको यहाँ पर डेटा दिख जाएगा। देखिए एडिट में क्लिक किया, इसमें क्लिक करेंगे इसका डेटा, इसमें क्लिक करेंगे इसका डेटा, इस तरीके से दिख रहा है, कोई इशू नहीं है। तो एडिट में क्लिक करेंगे तो उसका डेटा हमें दिख रहा है, ये हमें पता चल गया, ठीक है, ये तो काम कर रहा है। लेकिन अभी इसमें फिर सेव होना चाहिए और मैं चाहता हूँ कि ये टाइटल चेंज हो जाए मेरा डायनेमिकली। अभी चूँकि आप एडिट बटन में क्लिक करते हैं जैसे वैसे ये टाइटल चेंज होकर हमें यहाँ पर एडिट प्रोडक्ट इस तरीके से कुछ दिखना चाहिए, एडिट प्रोडक्ट। तो ये टाइटल अगर आप डायनेमिकली चेंज करना चाहते हैं तो ये भी हमने प्रावधान करके रखा हुआ था। अगर आप देखेंगे यहाँ पर हमने फॉर्म टाइटल करके एक ID बनाया हुआ था, वो बस उस ID को यहाँ पर पकड़िए और उसको चिपका दीजिए। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पर लिखेंगे इसके नीचे, आई थिंक यहाँ पर करने से ज़्यादा बेटर रहेगा। तो यहाँ पर आकर पहले आप इसका निकाल लीजिए फॉर्म टाइटल, देन एडिट वाले में आइए, एडिट वाला जो हमारा यहाँ पर है, और यहाँ पर आप सिंपली लिख दीजिए कि फॉर्म टाइटल डॉट टेक्स्ट कॉन्टेंट में एडिट प्रोडक्ट कर देना है। इसको सेव किया, सेव करने के बाद यहाँ आते हैं और इसको कीजिए रिफ्रेश। देखिए अभी इनिशियली आपको ऐड अ न्यू प्रोडक्ट दिखेगा, जैसे आप एडिट बटन में क्लिक करेंगे वैसे ही एडिट प्रोडक्ट ये दिखना शुरू हो जाएगा आपको। तो यहाँ पर इसको सेव करने का अभी फंक्शनलिटी हम लोग लिखेंगे, लिखा नहीं है लेकिन ये हो जाता है। तो वापस से हम लोग इसको रिफ्रेश करते हैं तो फिर ऐड अ न्यू प्रोडक्ट यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है। तो चलिए एडिट करेंगे तो यहाँ पर डेटा आ रहा है, अब इसको सेव करने की बारी। तो सेव करने के लिए पहले बैकएंड में कोड लिखते हैं, फिर आपको फ्रंट एंड में कोड लिख के दिखाऊंगा। तो यहाँ पर आना है और यहाँ तो हमें कोड लिखना ही पड़ेगा। ये एडिट का काम यहाँ से समाप्त हो जाता है, ये इतना ही इसका आई थिंक काम है, और कुछ होगा तो हम लोग आकर करेंगे ही, जाहिर सी बात है। बट यहाँ से हमने कुकी निकाला, यहाँ पर हम लोग सारा अपना एलिमेंट निकाल रहे हैं। यहाँ से हमने शो एरर, यहाँ पर हैंडल एडिट है। अभी यहीं पर हमें एडिट का फिर व्यू का बनाना है, फिर डिलीट का बनाना है, वो सब बनाना है। यहाँ पर इवेंट लिस्टनर है हमारे बटन्स के लिए स्पेसिफिकली। देन ये फेच करने का कोड है और ये ऐड करने का और साथ में पुट करने का भी कोड होगा, मतलब अपडेट करने का भी इसी में कहीं यूज़ करेंगे। लेकिन उससे पहले बैकएंड में आता है और यहाँ पर पुट मेथड का हमें इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूँ, मैं इसी को कॉपी पेस्ट करता हूँ, पोस्ट को ज़्यादा कुछ इसमें करने की आवश्यकता नहीं है। तो आपको सिंपली क्या करना पड़ेगा, मेथड आपको चेंज करना पड़ेगा। यहाँ पर पुट कर दीजिए, पुट की इसमें भी सेल्फ आएगा, रिक्वेस्ट आएगा और इसमें एक एक्स्ट्रा आपको देखने को मिलेगा जो कि होगा ID, आपको ID मिलेगा। अब इसका URL भी चेंज हो जाएगा, तो जिसमें ID मिलने वाला है इसी को आप यहाँ पर लेकर आइए और यहाँ पर सिंपली आप लिखिए इंट और कॉलन, देन यहाँ पर आपको ID लिखना पड़ेगा। अगर PK लिखते हैं तो PK लिखना पड़ता है और आपका व्यू वही सेम रहेगा, लेकिन आपको नाम यहाँ पर चेंज करना पड़ेगा। तो ये प्रोडक्ट्स के बजाय आप यहाँ पर प्रोडक्ट कर सकते हैं
बिकॉज ये सिंगल प्रोडक्ट पे काम करेगा इसी वजह से। और मैं ये इसका चेंज नहीं कर रहा, इसका यूआरएल चेंज नहीं कर रहा, मैं यहाँ पर प्रोडक्ट्स नहीं, जैसे कि हम लोग सेम यूपीआई यूआरएल का यूज़ कर सकें, बस यहाँ पर आईडी देना पड़ेगा हमें डायनामिक तरीके से। वो मैं आपको दिखाऊंगा कैसे करते हैं, लेकिन अभी के लिए आते हैं वापस से व्यू में। सो आईडी हमें मिल जाएगी, यहाँ पर आईडी में मिल रहा है, फिर डेटा जेसन लोड, इस तरीके से वो डेटा भी मिल जाएगा। अब डेटा के साथ आपका आईडी भी आएगा। सो आपको प्रोडक्ट में आईडी के बेस पर डेटा निकालना पड़ेगा। तो हम लोग करते क्या है, प्रोडक्ट इक्वल, और जो हमारा मॉडल है वह प्रोडक्ट डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट गेट, और यहाँ पर आपको मिल जाएगा आईडी के बेस पे या फिर पीके के बेस पे आईडी आप कर सकते हैं। तो आईडी के बेस पे आईडी हमारा ये निकल गया एक प्रोडक्ट, और मतलब ऑब्जेक्ट निकल गया जिसमें हमें सेव करना है, और हमारा फॉर्म यहाँ पर है और हमारा प्रोडक्ट फॉर्म भी यहाँ पर है। इसमें हमें डेटा मिल जाएगा, ये वाला डेटा, और हम लोग इसको इंस्टेंस देते हैं कि कौन सा इंस्टेंस यूज़ करेगा। प्रोडक्ट वाला जो हमने निकाला है अभी वो ये निकल गया। फॉर्म करना है, फॉर्म को वैलिडेट करना है, और सिंपली दोस्तों इसमें हम लोग, चूँकि हमारे पास ऑब्जेक्ट है, तो हम लोग इसको सेव कर सकते हैं डायरेक्टली इस पर प्रोडक्ट डॉट सेव लगा के इस तरीके से। प्रोडक्ट डॉट हमने सेव कर दिया, और जेसन रिस्पॉन्स हमारा एज इट इज़ रहेगा। ये हम लोग प्रोडक्ट आईडी भेज सकते हैं, ये जो प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट आईडी हम लोग भेज सकते हैं, और एल्स पार्ट में हमारा एरर जाएगा और 400 का स्टेटस कोड जाएगा। ठीक है, तो मुझे लग रहा है कि ये ठीक है। अभी इसको हमें देखने की आवश्यकता है कि ठीक है या नहीं, तो करने के बाद ही पता चलेगा। तो ये बैकएंड में बस इतना सा काम करना है। क्या होगा, फ्रंट एंड से हमारा आईडी के साथ पूरा डेटा आएगा, और यहाँ पर हम लोग आईडी यहाँ पर हमारा है, हमने ये पाइथन ऑब्जेक्ट में बदल लिया हुआ है। आईडी के बेस पर हम लोग एक प्रोडक्ट का जो भी ऑब्जेक्ट है वो निकाल लेंगे। फॉर्म में हमारे पास पूरा डेटा दे दिया जो फॉर्म में आ रहा हुआ, और हमने इंस्टेंस भी दे दिया कि किसको अपडेट करने का है। फॉर्म को वैलिडेट करेंगे और प्रोडक्ट को सेव कर देंगे, और कुछ खास करने की आवश्यकता नहीं है। सो चलिए इसको देखते हैं, और आई थिंक मुझे जाना पड़ेगा जावास्क्रिप्ट में, और ज़्यादा कुछ नहीं करना पड़ेगा बिकॉज हम लोग ईजी में करने वाले हैं। यहीं पर हमारा क्या हो रहा है, ये ऐड होगा, और हमारा एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट जो है उसको हम लोग करेंगे अपडेट। तो ऐड अ न्यू और अपडेट एन एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट, यहीं पर हम लोग करेंगे। तो ऐड प्रोडक्ट है, अभी ऐड होने के लिए हमने सारा डेटा पहले फॉर्म का निकाल दिया। ऐड करने के लिए, अपडेट करने के लिए डेटा तो आपको निकालना ही पड़ेगा, और अपडेट करेंगे तो आपको आईडी भी मिलेगा। ऐड करते हो तो आपको आईडी नहीं मिलता, आईडी आपको ब्लैंक मिलता है, बस दोनों में ये डिफरेंस है। तो अभी हमें प्रोडक्ट आईडी भी मिल रही है, इसको ब्लैंक करके रख देते हैं। यहाँ पर हमें चेक करना पड़ेगा कि अगर आईडी आ रहा है, जो कि आईडी ये वाला आईडी है, अगर आईडी आ रहा है तो पुट रिक्वेस्ट होगा। तो यहाँ पर आप चेक कीजिए कि अगर आईडी है तो क्या करना है, पुट रिक्वेस्ट मारना है, अदरवाइज पोस्ट रिक्वेस्ट मारना है। ये हमने इस तरीके से लिख दिया कि अगर आईडी होगा तो पुट रिक्वेस्ट मारिए, और अगर आईडी ब्लैंक है तो उस केस में आप पोस्ट रिक्वेस्ट मारेंगे। तो जाहिर सी बात है, अगर आईडी ब्लैंक है मतलब हम लोग ऐड कर रहे हैं नया फील्ड, और आईडी है मतलब अपडेट कर रहे हैं, तो उसमें पुट रिक्वेस्ट जाना चाहिए। ये हमने किया। अभी हमें यहाँ भी करना पड़ेगा कि अगर आईडी है तो उसका जो यूआरएल बनेगा वो यूआरएल थोड़ा सा आईडी के साथ बनेगा। मतलब आप इसमें, मैं जैसे ये पोस्ट वाला हो गया, और यहाँ पर बैक टिक देते हैं, यहाँ पर मैं डॉलर सिंबल, कर्ली ओपन कर्ली क्लोज, और यहाँ पर ऐप एपीआई यूआरएल रहेगा, और साथ में आईडी भी आपको देना पड़ेगा। तो डॉलर सिंबल और जो आईडी है वो लिख दीजिए, यहाँ पर लिख दीजिए स्लैश। अभी इन दोनों के बीच में स्लैश नहीं दिया बिकॉज यहाँ पर हमने स्लैश दिया हुआ है ऊपर में, बस ऊपर किया जाए। देखिए यहाँ स्लैश दिया, तो एपीआई स्लैश प्रोडक्ट स्लैश और आईडी, जो भी आईडी हमारी रहेगी वहाँ कहाँ गया, यहाँ पर। इसमें हमारा रिक्वेस्ट जाएगा जब अपडेट होगा तब ये आईडी मिलेगा, तो इस पर रिक्वेस्ट जाएगा। अगर आईडी ब्लैंक है, नहीं है, तो नॉर्मल जो पोस्ट रिक्वेस्ट होता है वो हमें जाएगा विदाउट आईडी। तो ये हमने कंडीशनली यहाँ पर कर लिया, ये ऑटोमेटिकली चेक हो गया, हमारा काम हो जाएगा। और मेथड भी हमारा सेट हो जाएगा पुट या पोस्ट यहाँ पर, और यूआरएल भी हमारा सेट हो जाएगा पुट या पोस्ट के अकॉर्डिंग। और नीचे कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं, अगर पड़ेगी तो हम लोग करेंगे अवश्य, लेकिन रिस्पॉन्स लेने के लिए आपको अपना मेथड दे दिया और हेडर पास कर दिया, स्ट्रिंगिफाई कर रहे हैं और फैच कर रहे हैं। अपडेट होने के साथ ही हमारा ये फैच भी हो जाएगा। यहाँ पर रीसेट कर रहे हैं, और देखते हैं कि और क्या करने की आवश्यकता पड़ेगी, वो हम लोग देखेंगे। तो अब इसको सेव किया, सेव करने के बाद यहाँ ये इसको करते हैं रिफ्रेश, और मैं चाहता हूँ कि हमारे नेटवर्क में हमें दिखाई दे। सो नेटवर्क टैब में आते हैं, जैसे कोई गड़बड़ हो तो हमें दिखाई देगा यहाँ पर। और हम लोग एडिट करने वाले हैं, ऐड तो कर ही सकते हैं। पहले एक ऐड करके दिखाऊँ क्या, ऐड करके दिखाता हूँ। इसमें लिखते हैं डमी, डमी नहीं करेंगे यार, इसमें न्यू क्या मोबाइल का नाम याद नहीं आ रहा, बताइए। वो लिखते हैं इसमें ओप्पो V3, और इसमें हम लिख दिया 45 जो भी है। तो सेव प्रोडक्ट में क्लिक करेंगे, ये हमारा ऐड हो जाएगा। देखिए आपको ऐड होकर दिख रहा है। तो ऐड तो अभी भी काम कर रहा है, यहाँ पर देख सकते हैं कि आपका ये ऐड भी हो रहा है और आपको डेटा मिल रहा है यहाँ पर ऐड होकर। तो ऐड काम कर रहा है दोस्तों, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये डेटा गया हमारा, और हमारा ऐडों की लिस्ट हमें ये दिख रहा है। ये ऐड होने का लिंक है, और ये लिस्ट में जो हमारा ये रील वापस से फैच हुआ वह, तो ये हो गया।
इसको क्लियर कर देता हूँ। अभी हम लोग एडिट करेंगे, एडिट करेंगे इस LG वाले को। इसमें एडिट बटन में क्लिक किया तो हमें सारा डेटा मिलता है। अभी C3 होने के बजाय ये हमारा है J2 किया, और इसका प्राइस भी मैं चेंज कर देता हूँ। यहाँ हम लोग करते हैं 4444 ऐसे कर दिया, और सिंपली सेव अपडेट में क्लिक किया। ये हमें दे रहा है एक एरर, देखते हैं कि क्या कहता है। ये कहता है कि पेज नॉट फाउंड, ये कह रहा है कि पेज नॉट फाउंड। क्या पेज नॉट फाउंड बता रहा है भाई? तो ये 404 का दे रहा है, जो मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पर ये कह रहा है कि पुट, जब आपने रिक्वेस्ट मारा तो ये इसमें गया API प्रोडक्ट्स और /ID इसमें 2 लेकर, लेकिन इसको ये मिला नहीं, क्योंकि आई थिंक एक स्लैश हमने मिस किया हुआ है। तो हमें जाना पड़ेगा यहाँ पर अपने URL में, और यहाँ पर स्लैश देना पड़ेगा। अब जस्ट बिकॉज आप जावास्क्रिप्ट के साथ काम कर रहे हैं, तो अगर आपने यहाँ पर स्लैश दिया हुआ है तो वहाँ भी ज़रूरी है कि आप स्लैश दें। ये स्लैश हमने दिया, अभी वापस से हमने देखना चाहिए। इसमें हम लोग करते हैं रीलोड किया, और वही LG वाले को लेकर आते हैं, और यहाँ पर J2 करते हैं J2, और इसका हम लोग प्राइस चेंज कर देते हैं। इसको कर दिया 445 कर दिया। सेव प्रोडक्ट में क्लिक करते हैं, और देखिए हमारा ये अपडेट होने वाला रिक्वेस्ट गया, ये नेम और प्राइस, और रिस्पांस मिल रहा है हमें ID2 पे। ये सारी देखिए, ये हमारा चेंज भी यहाँ पर हो गया, और अपडेट भी होकर आपको देखने को मिल रहा है। ये हो गया। अभी कोई एक और हम लोग प्रोडक्ट एडिट करते हैं, तो एडिट बटन में क्लिक करते हैं। वापस से एडिट बटन में क्लिक किया, इसको कर देते हैं क्लियर, और इसमें न्यू फ़ोन की बजाय मैं लिखता हूँ यहाँ पर कि Vivo F2, और इसमें हम लोग कर देते हैं 444, और ये इसको मैं चेंज कर रहा हूँ ID3 को। सेव प्रोडक्ट में क्लिक करते हैं, और देखिए ये हमारे यहाँ पर चेंज हो जाता है। ठीक है, तो चेंज हो गया। अभी ऐड करना है मुझे मान लिया कि नया यहाँ पर ऐड करना है, तो ये तो पहली चीज़ तो ये कि ये चेंज हो जाना चाहिए। अभी फॉर्म जैसे ब्लैंक हो, ये एडिट प्रोडक्ट की जगह पर ऐड प्रोडक्ट आ जाना चाहिए। तो मान कर चलते हैं कि ये हमारा फॉर्म खाली है, एडिट हम लोग कर चुके हैं, एक नया प्रोडक्ट हम लोग ऐड करते हैं। या फिर मैं आपको पहले करके दिखाता हूँ, इसको चेंज करके। इसको रिफ्रेश करेंगे तो ये फिर नया आ जाएगा, लेकिन ये यहाँ पर भी होना चाहिए था। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग फॉर्म टाइटल चेंज कर देंगे। जैसे ही हमारा फॉर्म सबमिट होता है, वैसे ही ये हमारा ऑटोमेटिक नाम चेंज कर ले। तो यहाँ पर आइए, और यहाँ पर लिख दीजिए फॉर्म टाइटल डॉट टेक्स्ट कंटेंट ऐड अ न्यू प्रोडक्ट। अब हमारे जैसे एडिट का फॉर्म सबमिट होगा, ये ऑटोमेटिकली ऐड न्यू प्रोडक्ट में शिफ्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर आइए, इसको करते हैं रीलोड। अभी देखिए मैं इसको चेंज करता हूँ किसी एक को, तो मैं चेंज करता हूँ ऊपर में जिसे आपको दिखाई देगा चेंज होते हुए। सो एडिट में क्लिक कर दें, इसको क्लियर किया जाए। ये 3110 ना होकर 3111 है, और प्राइस हमने इसको कर दिया 4000, और सेव प्रोडक्ट में देखिए अभी एडिट प्रोडक्ट दिख रहा है। सेव प्रोडक्ट में क्लिक करते हैं, प्रोडक्ट आपका सेव भी हो गया। देखिए 3111 हो गया, 4000 रुपये, और यहाँ ऐड न्यू प्रोडक्ट आ गया। अब मुझे एक नया प्रोडक्ट ऐड करना है, इसलिए मैं आपको ऐड करके दिखाता हूँ। यहाँ पर ऐड करते हैं हम नया, एसूस लिखा और L4 दे दिया, और प्राइस में इसमें दे देता हूँ कि ये 4565 ये दिया। सेव प्रोडक्ट में क्लिक कर देखिएगा कि क्या होता है, ध्यान से थोड़ा देखिएगा। सेव प्रोडक्ट में जैसे ही क्लिक करते हैं, ये हमारा अपडेट हो जाता है। मैंने तो अपडेट होने के लिए नहीं दिया था, अपडेट तो हम लोग कर चुके थे, वो तो काम खत्म हो गया था। हमने तो नया प्रोडक्ट ऐड करना था, लेकिन ये अपडेट हो रहा है। क्यों अपडेट हो रहा है? बिकॉज इसकी जो ID, जब आप एडिट में क्लिक करते हैं तो जो ID है, जो हिडन फील्ड है, उसमें इसकी ID सेट हो जाती है। अब वो ID आपका ब्लैंक हो ही नहीं रहा, तो आपको उसको ब्लैंक करवाना पड़ेगा। जैसे ही आप अपडेट कर दे, जैसे हमने इसको अपडेट किया, तो जैसे ही हमारा ये फॉर्म सबमिट होता है, ID को ब्लैंक कर देना है, जिससे कोई ID नहीं रहेगा और ये आपका अपडेट नहीं होगा। तो हमें इसमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ आना पड़ेगा, और जब आप फॉर्म सबमिट कर देते हैं तब आपको प्रोडक्ट ID को ब्लैंक कर देना। जैसे आपका जो हिडन फील्ड है उसमें आपका सब ब्लैंक हो जाता है। आपको करना है डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID, और प्रोडक्ट ID है, वैल्यू इसका एम्प्टी सेट कर देना है। बस इतना कीजिए, इसको सेव कीजिए, और अभी जो ये प्रॉब्लम हो रही थी वो नहीं होगी। तो इसको करते हैं वापस से रिफ्रेश। इसी को दिखाता हूँ, आसूस को अपडेट कर रहे हैं हम लोग इसमें नोकिया K2 K3 में, और इसका प्राइस हम लोग देते हैं 5656, और सेव में क्लिक करेंगे तो ये हमारा देखिए अपडेट हो गया। अपडेट होने के बाद हम लोग कोई नया ऐड कर रहे थे तो यही अपडेट हो जाता है, बट अब वैसा नहीं होगा। अब मैं देखिए आपको नया ऐड करके दिखाता हूँ, आसूस K9, और इसका प्राइस देंगे 6666, और सेव प्रोडक्ट में क्लिक करेंगे। देखिए अपडेट नहीं हुआ, इसके बजाय एक नीचे आपको नया डेटा दिख जाएगा। तो ये प्रॉब्लम जो हो रही थी वो हमने फिक्स कर ली। तो ये छोटी छोटी प्रॉब्लम है जो कि आपको मिलती है, और इसको फिक्स करते हुए आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। तो हमने क्या किया, हमने इसमें नया डेटा ऐड करना भी और अपडेट करना भी इसी फॉर्म के साथ यूज़ कर लिया। दोस्तों हमारा क्या क्या काम हो गया, हमारा काम हो चुका है कि आप अपडेट कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, और लिस्ट आपको सारा दिख रहा है। ये सारा काम हम लोग कर चुके हैं। अब बारी है डिलीट की, बिकॉज बहुत भर गया है और मुझे इसको डिलीट करना है। तो डिलीट बटन को एक्टिवेट करते हैं। उसके लिए वापस से एक डेटा सेट हमें प्रोवाइड करना पड़ेगा, जिसमें बटन में हमें क्या चाहिए, अगर आपको डिलीट करना है तो आपको चाहिए ID, तो वह डेटा सेट के तौर पर हम लोग प्रोवाइड करेंगे। फिर हम लोग उसमें एक हैंडलर लगाएंगे और हमारा वह काम करके हमें देगा। तो हमें यहाँ पर आना है, और यहाँ पर एक क्लास में यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं
ये डिलीट डॉट डैश btn, ये डिलीट का बटन है। और साथ में डेटा सेट प्रोवाइड करना, तो डेटा डैश id लिखिए इक्वल, ये बहुत अच्छा इसमें जावास्क्रिप्ट ने हमें दिया है कि आप डेटा प्रोवाइड कर सकते हैं। यहाँ पर से डेटा डैश जो भी लिखना हो लिख दीजिए और डेटा आप निकाल के दे सकते हैं। तो डॉलर सिंबल देना है और यहाँ पर लिखिए प्रोडक्ट डॉट id, से प्रोडक्ट id मिल जाएगी जो भी इवेंट हैंडल करेगा इसका उसके पास। तो पहले इसको पकड़ना पड़ेगा, इवेंट हैंडलर हमने ऑलरेडी यहाँ पर कॉल किया हुआ है ये, तो पहले इसका हम लोग इवेंट हैंडलर यहाँ पर बनाते हैं, जैसे हमने इसका इस तरीके से बनाया था बिल्कुल वैसे ही। इसको करेंगे कॉपी पेस्ट और इवेंट एडिट बटन के बजाय हम लिखिए डिलीट बटन। ओके, उसके बाद इसको कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा और यहाँ पर डिलीट बटन्स लिखिए, बटन 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 क्लिक और यहाँ पर हैंडल डिलीट लिखना पड़ेगा। सो हैंडल डिलीट लिखा, अभी हैंडल डिलीट हमें बनाना पड़ेगा, जो कि चलिए हम लोग बनाते हैं। और ये हमारा एक बनेगा इसी तरीके से एसिंक वाला। तो इसके नीचे आते हैं और यहाँ सबसे नीचे आते हैं यहाँ पर और यहाँ बनाते हैं। तो लिखिए एसिंक और हैंडल डिलीट, एसिंक फंक्शन फंक्शन हैंडल डिलीट। यहाँ पर हम लोग इवेंट में हमें मिलेगा और डेटा सेट, तो हमें लेकर आना है। यहाँ पर कर्ली ओपन कर्ली क्लोज लिखा और सबसे पहले आईडी निकाल लेते हैं। तो कॉन्स्ट आईडी इक्वल इवेंट डॉट टारगेट, इस बार टारगेट स्पेल सही लिखूंगा मैं, और डेटा सेट डॉट आईडी, इससे हमें आईडी मिल जाएगी। जिस बटन में क्लिक होगा उस बटन की आईडी, प्रोडक्ट आईडी आपको मिल जाने वाली है यहाँ पर। अब कॉन्स्ट करेंगे और रिस्पॉन्स फैच के साथ डिलीट मेथड लगाएंगे। तो फैच लिखा, जो भी रिस्पॉन्स में आएगा वह रिस्पॉन्स लिख देना है इक्वल, और वेट करते हैं। इक्वल नहीं फैच लगाना है, फैच लगाया और यहाँ पर आपको अपना एपीआई लगाना पड़ेगा, बट आईडी के साथ आपको लगाना पड़ेगा। तो इसमें हम लोग लिखेंगे बैकटिक और यहाँ डॉलर सिंबल देते हैं। देन हमारा एपीआई यूआरएल ये हो गया, स्लैश तो ऑलरेडी लगा हुआ है, स्लैश नहीं देने की आवश्यकता है। यहाँ पर फिर डॉलर सिंबल और आईडी और यहाँ पर स्लैश देना पड़ेगा, बिकॉज हमने यूआरएल में यहाँ पर स्लैश दिया हुआ है ये वाला, इस वजह से आपको यहाँ पर देना पड़ेगा। ठीक है, सो ये हमारा पूरा एपीआई यूआरएल बन गया, जिस पर हिट होगा डिलीट होने के लिए हम लोग डिलीट मेथड यहाँ पर लगा रहे हैं। यहाँ पर कॉमा लिखिए, कर्ली ओपन कर्ली क्लोज, और हमें यहाँ पर मेथड प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो मेथड इक्वल, और यहाँ पर मेथड दे रहे हैं डिलीट, इक्वल नहीं लिखना यार, इसमें ये ऑब्जेक्ट है ना, तो इसमें आपको कॉलम देना है। देन कॉमा दीजिए और आपको हेडर पास करना पड़ सकता है इसमें CSRF का, तो उसको दे देते हैं। इनकेस अगर आवश्यकता पड़ती है तो वह ले लेगा अपना, और नहीं पड़ती है तो इसको आप एक्सपेंड करके देखिएगा। उसके बाद इससे बाहर आना है और यहाँ पर आपको चेक करना पड़ेगा कि अगर हमारा रिस्पॉन्स ओके है तो जो हमारा लिस्ट दिख रहा है प्रोडक्ट का उसको वापस से फैच कर देना है, जिससे कि अपडेटेड लिस्ट डिलीट होने के बाद हमारा सारा डेटा दिख जाए। अगर कुछ गड़बड़ होता है तो आपको इसको एल्स में आके और दिख जाएगा फेल्ड टू डिलीट प्रोडक्ट। अगर रिस्पॉन्स ओके होगा तो फिर से फैच कर लेंगे, जैसे लिस्ट हमारा नया वाला हमें मिल जाएगा। कोई प्रॉब्लम होती है तो एरर दिख जाएगा। इससे हमारा डिलीट का काम होना चाहिए। ये देखते हैं कि कोई एरर आएगा तो वापस इसको रिजॉल्व करेंगे। इसको करते हैं रिफ्रेश और सबसे नीचे यहाँ पर डिलीट वाले बटन में क्लिक किया और हमें प्रॉब्लम मिल रही है। प्रॉब्लम इसमें क्या है, रिस्पॉन्स तो कोई नहीं आ रहा और ये हमें 405 का एरर कोड दे रहा है और यहाँ पर बता रहा है कंसोल में कि फेल्ड टू डिलीट प्रोडक्ट। क्यों? क्योंकि हमने डिलीट का कोड बैकएंड में लिखा ही नहीं है और हम डिलीट करने की कोशिश कर रहे हैं। कैसे होगा भाई बताओ। सो हमें डिलीट का कोड बैकएंड में लिखना पड़ेगा और बैकएंड में डिलीट का कोड लिखना बहुत ही आसान है। आपको क्या करना है, यहाँ ये और इससे बाहर आना है, डेफ इसके सिबलिंग में है ना हम लोग, हाँ ठीक है। इसमें डिलीट का मेथड होता है जिसका आप यूज़ करेंगे डिलीट, देन इसमें आपको मिल जाएगा सेल्फ कॉमा रिक्वेस्ट कॉमा आईडी, ये मिल गई। अब यहाँ से आप निकालिए पहले किसको डिलीट करना है। तो प्रोडक्ट इक्वल प्रोडक्ट मॉडल ऑब्जेक्ट्स डॉट गेट, और यहाँ पर आपको आईडी इक्वल आईडी, इससे आपका एक ऑब्जेक्ट निकल जाएगा। फिर उसमें आपको डिलीट को कॉल कर देना है। तो प्रोडक्ट डॉट डिलीट मेथड हमारा कॉल। अभी आप सिंपली रिटर्न करना चाहें, क्या रिटर्न करना चाहेंगे? आप कोई एक मैसेज रिटर्न कर दीजिए कि आपका डिलीट सक्सेसफुली हो चुका है। अगर किसी को दिखाना होगा तो वो दिखा लेगा। ये हमने कर दिया, बस इतना किया। अभी वापस से यहाँ पर आते हैं, इसको कीजिए रिफ्रेश और देखते हैं कि अब कोई एरर होता है तो हमें सॉल्व करना पड़ेगा। सो 9 नंबर को मैं डिलीट कर रहा हूँ, देखिए डिलीट कर दिया, 9 नंबर डिलीट हो चुका है। नेटवर्क में आपको दिख जाएगा यहाँ पर, देखिए डिलीट होकर नया लिस्ट आ रहा है, ये वाला डिलीट का है, प्रोडक्ट डिलीटेड सक्सेसफुली। तो इस तरीके से एक और ओप्पो को किया जाए, ये ओप्पो को भी किया और उसमें भी आपको मिल जाएगा सेम वही कि प्रोडक्ट डिलीटेड सक्सेसफुली। 8 नंबर का डिलीट हो रहा है, ये देखिए डिलीट हो गया। सो ये है दोस्तों ये डिलीट कैसे करना है। डिलीट हो गया। अभी और क्या बचा है यार इसमें, और ये वाले बटन व्यू बटन बचा हुआ, इसमें क्लिक करेंगे तो हमें प्रोडक्ट का डिटेल दिखना चाहिए एक सेपरेट पेज में। एक सेपरेट पेज बनाया जाए, यहाँ पर आते हैं और एक नया टेम्पलेट बनाते हैं यहाँ पर प्रोडक्ट डिटेल के नाम से। देखिए प्रोडक्ट अंडरस्कोर डिटेल डॉट HTML, और ये एक्सटेंड करेगा यही सब। तो हम लोग यहाँ से
इसको सिर्फ उठा लेते हैं ना, इसमें स्टैटिक लोड करने की डोंट थिंक हमें आवश्यकता पड़ेगी। ये क्या है, यहाँ पर ब्लॉक कंटेंट नाम से हमारा ब्लॉक है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसमें सिंपल सा कोड लिखेंगे HTML का। हमने लिखा है इसमें, देखिए मैं आपको बता देता हूँ। इसमें हमने लिखा हुआ है कि एक डिव बनाया कंटेनर MD5 और इसमें लिखेगा प्रोडक्ट डिटेल, और इसमें प्रोडक्ट डिटेल का ID हमने लगा दी हुई है। फिर इसमें हमने लिखा हुआ है कि स्ट्रॉन्ग करके ID ये दिख जाएगी और यहाँ पर आपको उसका डेटा ID दिखने को मिलेगी। ये हम लोग जावास्क्रिप्ट के थ्रू अभी लोड करवाएंगे, जैसे जिसका मिलेगा उसका लोड करवाना है। नेम, प्राइस, और ये एक है हमारा बैक टू प्रोडक्ट। आप चाहें तो इसमें इसको हटाकर और होम के लिए डाल सकते हैं, मतलब URL वाला, लेकिन रहने देते हैं अभी के लिए इतना ही। और इसका जावास्क्रिप्ट हम लोग यहीं पर लिख देते हैं, इसको सेपरेट पेज में बनाने की आवश्यकता नहीं, छोटा सा जावास्क्रिप्ट होगा जो हम लोग यहीं पर इसका लिख देते हैं, ठीक है। लेकिन दोस्तों पहले आपको ये रिडायरेक्ट करवाना पड़ेगा, क्योंकि ये पेज ओपन होना चाहिए। ये जो हमारा पेज है इसके लिए एक व्यू बनाते हैं पहले यहाँ पर, और मैं यहाँ पर बना रहा हूँ इसको फंक्शन बेस्ड व्यू, आप क्लास बेस्ड व्यू बना सकते हैं, प्रोडक्ट डिटेल व्यू और माई ऐप प्रोडक्ट डिटेल .html, इसका URL बनाना पड़ेगा। और ये ID के साथ चलेगा, तो हमने यहाँ पर ID लिख दिया हुआ है, और ये प्रोडक्ट डिटेल व्यू है, इसको इंपोर्ट कर लिया जाए। सो एक रहेगा 1 रहेगा तो 1 की ID हमें दिखेगी, और वह पेज हमें यहाँ पर मिलने वाला, वो जावास्क्रिप्ट में हमने पकड़ के उसका डेटा निकाल लेंगे। लेकिन पहले हमें इस पेज में रिडायरेक्ट तो कोई करे तो कौन करेगा, हमें होम से रिडायरेक्ट होना है यहाँ से, एडिट व्यू वाले बटन से जो भी हमारा आ रहा है। तो यहाँ से हमारा व्यू बटन है, हमें यहाँ से एक और इवेंट लगाना पड़ेगा, जैसे डिलीट में किया था बिल्कुल वैसा ही, बिल्कुल वैसा नहीं लेकिन लगभग वैसा ही। तो मुझे मिले तो सही, पहले मैं ढूंढ रहा हूँ, क्या पता है, मैं ढूंढ रहा हूँ दोस्तों, जो बटन हमने बनाई थी वह यहाँ पर है। तो यहाँ पर आपको एक बनाना पड़ेगा पकड़ने के लिए, इसको आप लिख सकते हैं व्यू -btn, देन यहाँ पर एक डेटा हमें देना पड़ेगा, जैसे हमने डिलीट में दिया था बिल्कुल वैसे ही, ये भी हमें पास करके क्या देगा, प्रोडक्ट की ID, मतलब एक सिंगल ऑब्जेक्ट पकड़ पाएंगे हम लोग इससे। ये लिखा, अब नीचे आइए, और नीचे नहीं, यहाँ नहीं आना, ऊपर जाना है, एकदम ऊपर जाना है, जहाँ पर हमने ये बटन के इवेंट लिस्ट में लगाए थे, जैसे हमने बाकियों का लगाया डिलीट वगैरह का, उसी तरीके से आपको यहाँ पर लगाना पड़ेगा व्यू का। तो इसको हटाइए, यहाँ लिखिए व्यू, इसे आपको व्यू पकड़ में आएगा। देन आपको सिंपली इसको कॉपी पेस्ट करना है, और यहाँ पर डिलीट हटाकर आपको करना है व्यू। तो ये हो गया। अभी इसमें हैंडल व्यू का V कैपिटल कर देता हूँ, ये व्यू कैपिटल, और ये क्या करेगा, ये सिंपली रिडायरेक्ट करेगा आपको इस वाले पेज में, और कुछ नहीं। आप चाहें तो इस इवेंट पे एक मॉडल दिखा सकते हैं, जो मॉडल होता है वह मॉडल, जो बूट स्ट्रैप पे मॉडल मिलता है, आपको पता होगा पॉपअप होकर दिखता है, उसमें आप अपना डेटा दिखा सकते हैं। बट मैं चाहता हूँ कि एक नया पेज में दिखे, तो वो हम लोग देखते हैं। लेकिन इसमें पेज रिलोड होगा, ये ध्यान रखिएगा, बिकॉज हम लोग रिडायरेक्ट करेंगे इसमें, तो ये रिलोड होगा। अभी तक कुछ भी रिलोड नहीं हो रहा था, या अपडेट करना हो, एडिट, डिलीट, ये सब में किसी में रिलोड, लेकिन अब हमारा रिलोड होकर बीच हम लोग रिडायरेक्ट करने वाले हैं। तो चलिए आते हैं कहाँ पर हम लोग, हमने यहाँ पर क्या था, क्या क्या लिखा है, कुकी यहाँ पर था, फिर यहाँ पर हमने शो एरर के लिए किया, यहाँ हैंडल एडिट था, और इसी के नीचे मैं कर देता हूँ जहाँ पर हम लोग करेंगे, इसको लिखने की आवश्यकता नहीं है, एसिंक सिंपली फंक्शन हैंडल व्यू इवेंट, और इवेंट हमारा ID मिल जाएगा। देन हम लोग इसको कर देंगे प्रोडक्ट, और जो भी ID होगा उसमें रीडायरेक्ट, तो ये इस पेज में चला जाएगा, बिकॉज ये इस URL को हिट करेगा, ठीक है। आप चाहें तो यहाँ पर प्रोडक्ट्स के बजाय सिर्फ प्रोडक्ट लिखिए, एंड आई बिलीव आपको यहाँ पर प्रोडक्ट ऐसे लिखना पड़ेगा, और ये आपका काम करेगा, ठीक है। तो देखते हैं कि काम होता है या नहीं। हमें इसमें भेजना चाहिए, ये रिडायरेक्ट करना चाहिए, साथ में हमें URL पर उसकी ID दिखनी चाहिए जिसको क्लिक किया गया। तो यहाँ पर आते हैं, उसको रिफ्रेश किया, 1 नंबर में करें तो यहाँ पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर 1 दिखेगा, ठीक है। अगर 2 नंबर में क्लिक करें तो यहाँ पर 2 दिखना चाहिए, दिख रहा है। अब इस 1-2 ID को पकड़ना है और यहाँ पर डेटा दिखा देना है। तो यहाँ पर हमें जावास्क्रिप्ट लिखना पड़ेगा, देखिए जावास्क्रिप्ट लिखते हैं प्रोडक्ट डिटेल में, यानी आपके यहाँ पर। तो मैं क्या करने वाला, मैं यहीं पर स्क्रिप्ट टैग लिख देता हूँ, स्क्रिप्ट टैग, और ये ऑटो कंप्लीट नहीं हुआ, तो स्क्रिप्ट टैग में कुछ इस तरीके से ओपनिंग एंड क्लोजिंग लिख रहा हूँ। स्क्रिप्ट टैग लिखा, और सबसे पहले हमें निकालना पड़ेगा जो प्रोडक्ट ID होगा, कहाँ से, URL से। तो उसके लिए मैंने ये तरीका अपनाया, विंडो डॉट लोकेशन पाथ नेम स्प्लिट कर देना है स्लैश से, और फिल्टर करना है, और बूलियन डॉट पॉपअप कर देना, जिससे हमें ID मिल जाएगी। ID मिलने के बाद हम लोग एक रिक्वेस्ट भेजेंगे अपने बैकएंड में, गेट रिक्वेस्ट, लेकिन प्रोडक्ट ID के साथ। देखिए अभी हमने इसमें इसका रिक्वेस्ट बनाया नहीं है, यहाँ पर हमें वापस आके काम करना पड़ेगा कि जब ID आता है तब क्या करना है, सिंगल ऑब्जेक्ट, अभी पूरे सभी ऑब्जेक्ट के लिए, बट एक सिंगल ऑब्जेक्ट के लिए क्या करना है वो हमें लिखना पड़ेगा। लेकिन पहले यहाँ वाला काम खत्म कर लेता हूँ। तो यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा एसिंक फंक्शन फैच प्रोडक्ट डिटेल, और यहाँ ये लिखिए कॉन्स्ट, और लिखिए रिस्पॉन्स इक्वल, अवेट करना है फैच को, और हमारा API URL जो बनेगा वह API URL आपने जो स्क्रिप्ट में यहाँ पर लिखा हुआ था, ये पूरा इसको कॉपी करके ले आइए,
और यहाँ पर चिपका दीजिए। कहाँ गया भाई, यहाँ पर। ये API URL जो है आपको यहाँ पर लगाना है, लेकिन इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, आईडी भी देना पड़ेगा। तो बैक टिक लगाइए, डॉलर सिंबल और कर्ली ओपन कर्ली क्लोज, API URL, फिर डॉलर सिंबल और फिर आईडी, देन स्लैश। स्लैश देना नहीं भूलना है। तो ये हमारा गेट रिक्वेस्ट के लिए चला जाएगा विद आईडी। एक्चुअली में यहाँ पर आईडी नहीं है, प्रोडक्ट आईडी है, तो यहाँ पर मैं इसको आईडी कर देता हूँ। ये आईडी हमारा, अब यहाँ पर आईडी चलाएगा, तो ये रिक्वेस्ट जाएगा। रिक्वेस्ट जाने के बाद ये जो कि गेट रिक्वेस्ट है, तो डायरेक्टली हम लोग इसमें चेक कर सकते हैं कि इफ़ रिस्पॉन्स ओके है तो जो डेटा आएगा उसको पहले जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट में बना लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपको डाल देना है। इसमें हमने आईडी बना के रखा हुआ है, आईडी को आईडी में डालिए और नेम को नेम को प्राइस में इसमें डालिए। तो इसमें डालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबको गेट करेंगे और टेक्स्ट कंटेंट का यूज़ करके सबको डाल देंगे कुछ इस तरीके से। तो प्रोडक्ट आईडी को गेट किया और इसको डाल देंगे, प्रोडक्ट आईडी से मिल जाएगा, प्रोडक्ट नेम, प्रोडक्ट प्राइस से मिल जाएगा। अगर कोई गड़बड़ होती है तो एल्स पार्ट में आए और हमें एरर दिखाए ये वाला। और जाहिर सी बात है आपको इस फंक्शन को कॉल करवाना पड़ेगा, तो इसको कॉल भी कर देना है। एंड आई थिंक इतने से हमारा काम हो जाना चाहिए। और हमें यहाँ पर डेटा डिटेल देखना चाहिए। इसमें अगर मैं रिफ्रेश करूँ तो इसमें रिक्वेस्ट नहीं गया क्या। सो इसमें हमने बैकएंड नहीं लिखा हुआ, इसी वजह से ये काम नहीं कर रहा। इसलिए बैकएंड लिखते हैं इसका। इसमें हिट जाएगा, इसमें हिट किया तो ये इस API को कॉल करेगा, इस वाले API को, API/products और एक आईडी के साथ गेट रिक्वेस्ट मारेगा। जब गेट रिक्वेस्ट मारेगा तो ये इसी को मारेगा। अभी ये सारा प्रोडक्ट दिखा रहा है, तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर अपना व्यू थोड़ा सा इन्हेंस करेंगे और इसमें हम लोग लिखेंगे, पहले यहाँ पर आते हैं और इसमें मैं लिख देता हूँ ID = नन। नहीं आ रहा है तो क्या है, नन है। और यहाँ पर लिखना है कि अगर ID आता है तो उस केस में आपको अपना गेट निकाल के करना पड़ेगा। अदरवाइज आईडी नहीं आ रहा मीन्स सारा डेटा चाहिए तो वो एल्स में चलाएगा। और एल्स में जैसे हम लोग यहाँ पर रिटर्न कर रहे हैं वह सारा एज इट इज़ रहेगा, ताकि हमारा लिस्ट भी काम करे। अभी यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको सबसे पहले जो आईडी आ रहा है उसके बेस पर आपको डेटा फैच करवा लेना है और वही आपको रिटर्न कर देना है। तो यहाँ पर लिखिए प्रोडक्ट इक्वल, जो मॉडल है वह प्रोडक्ट डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट गेट और आईडी इक्वल आईडी, इससे एक आईडी मिल जाएगी। और आप इसको रिटर्न कर सकते हैं, रिटर्न जेसन रिस्पांस और यहाँ पर प्रोडक्ट। अभी अगर प्रोडक्ट नहीं है उस केस में क्या होगा, मान लीजिए कि नॉट प्रोडक्ट है, उस केस में क्या करना, कोई एक ऐसा मतलब दे देता है यूज़र मैनुअली टाइप करके जो कि नहीं है, उस केस में आप उसको रिस्पॉन्स कर देना कि एरर प्रोडक्ट नॉट फाउंड और 404 का रिस्पॉन्स उसको मिल जाएगा। होपफुली ये काम करना चाहिए, देखते हैं कि वर्क करता है नहीं। तो यहाँ पर आइए और इसको कीजिए रीलोड, आइटम नंबर 2, और ये काम नहीं कर रहा। सो नेटवर्क टैब में चलते हैं। नेटवर्क है हमारा यहाँ पर और मैं बैक करना चाहूँगा। यहाँ पर एक बार रिफ्रेश करते हैं एक तरीके से, इसको करते हैं यहाँ से गायब और मुझे व्यू करना है 1 नंबर को। यहाँ पर क्लिक करते हैं, यहाँ पर डेटा नहीं दिख रहा लेकिन यहाँ रिक्वेस्ट हमारा जा रहा है। देखते हैं कि 500 का इंटरनल सर्वर एरर दे रहा है। देखिए कि क्या एरर दे रहा है। रिस्पॉन्स में आता है, ये कह रहा है कि टाइप एरर API प्रोडक्ट्स 1 in order to allow non-dict object to be serialized set save। ओके हमने यहाँ पर गड़बड़ किया। हम लोग जेसन रिस्पॉन्स के तौर पर इस प्रोडक्ट इस तरीके से नहीं लिख सकते हैं। इस तरीके से लिखने के बजाय मैं फ़िल्टर और वैल्यूज़ का यूज़ कर ले रहा हूँ, जिससे हमें कोई भी इसमें करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। या फिर चलिए दिखाता हूँ कि कैसे करते हैं। तो यहाँ पर गेट यूज़ करने के बजाय दोस्तों हम यहाँ पर यूज़ करेंगे फ़िल्टर। तो फ़िल्टर यूज़ किया, फ़िल्टर ID = आईडी और यहाँ पर डॉट वैल्यूज़ लगाकर हम लोग कहेंगे कि कौन कौन सा फील्ड हमें चाहिए। सो हमें सिर्फ फ़िल्टर करेंगे तो भी हमारा काम हो जाएगा यहाँ पर, लेकिन हम लोग वैल्यूज़ एग्जैक्टली निकाले से मैं इसको सिर्फ फ़िल्टर लिखूँ और यहाँ पर लिख देते हैं 1 हमें चाहिए। फ़िल्टर में बहुत सारे ऑब्जेक्ट निकाल के देगा, इसके लिए डॉट वैल्यूज़ आपको लगाना ही पड़ेगा, ये सीरियलाइज़ करके हमें देगा डेटा। तो डॉट वैल्यूज़ लिखा और क्या क्या आपको चाहिए, आपको चाहिए ID, देन आपको चाहिए नेम, देन आपको चाहिए प्राइस और इसमें लगा दीजिए डॉट फर्स्ट, मतलब एक ही ऑब्जेक्ट हमें चाहिए। सो प्रोडक्ट में आएगा अभी ये सीरियलाइज़ होकर और अभी ये आपका इस तरीके से काम करना चाहिए। चलिए देखते हैं, यहाँ पर आते हैं और इसको क्या रिफ्रेश और देखिए आपको डेटा काम होकर दिख रहा है। तो बैक करते हैं, बैक टू प्रोडक्ट, यहाँ पर आते हैं, इसको करते हैं एक बार रिफ्रेश। अगर 2 नंबर को करेंगे व्यू तो 2 नंबर का डेटा दिखेगा, अगर 1 नंबर को करेंगे व्यू तो 1 नंबर का डेटा आपको देखने को मिलेगा। तो ये है आपका CRUT और इसमें मुझे नहीं लगता कि कुछ और बाकी रह गया है। एक बार मैं आपको पूरा दिखा देता हूँ कि सब कुछ सही तरीके से काम करे या नहीं। मैंने इसको सेंटर कर दिया हुआ है और इसको एम्प्टी कर देते हैं हम 5 का। तो सेव किया, सेव करने के बाद यहाँ ये इसको करते हैं रिफ्रेश, देखिए आपको इस तरीके से दिखता है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक नया प्रोडक्ट ऐड करते हैं। मैं कुछ डिलीट कर लेता हूँ यहाँ पर, डिलीट देख लीजिए, इसमें क्लिक करेंगे डिलीट हो जाएगा, इसमें क्लिक करेंगे डिलीट हो जाएगा। और सिर्फ यहाँ से डिलीट नहीं होता, ये हमारे डेटाबेस से ही डिलीट होता है, यहाँ पर से ये डेटा हमारा डिलीट हो रहा है। ठीक है,
तो यहाँ ये वापस से एक और डिलीट किया, एक और डिलीट किया, एक और डिलीट किया ताकि जिससे कि मुझे ज़्यादा नाम सोचना ना पड़े। तो हम लोग सिंपली आएँगे यहाँ पर और लिखेंगे ओप्पो V4 ऐसे लिखा और इसका प्राइस हमने दे दिया 4545। सेव में क्लिक करेंगे, ये आपका नया डेटा सेव हो गया। इसको एडिट करना हो, व्यू करना हो तो आप यहाँ पे क्लिक कर इसको व्यू कर सकते हैं। बैक कीजिए और एडिट करना हो तो यहाँ पर आइए और V4 की जगह पर V5 कर देता हूँ और 4 6 कर देता हूँ। सेव प्रोडक्ट में क्लिक करेंगे, ये आपका सेव हो जाएगा, आपको यहाँ पर दी जाएगा। इसको तो नया ऐड करना हो तो नया आप ऐड कर सकते हैं। जैसे मैं इसमें ऐड करता हूँ Vivo K4 और यहाँ पर 6767 सेव में क्लिक करेंगे, नया प्रोडक्ट आपको ऐड होकर दिख जाएगा। तो व्यू देख लिया, एडिट देख लिया, डिलीट देख लिया, ऐड भी देख लिया, सब कुछ देख लिया। एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पर हमारा पेज रिलोड नहीं हो रहा। जैसे आप एडिट में क्लिक करते हैं तो आपका पेज रिलोड नहीं होता। अगर आप इसमें चेंज करते हैं, जैसे 4 किया, 6 किया, तो सेम मतलब पेज रिलोड नहीं हुआ। ये सब एजेक्स के थ्रू हमारा कॉल हो रहा है। डिलीट भी करते हैं तो आपका एजेक्स के थ्रू होता है, पेज रिलोड नहीं होता। लेकिन हाँ, एक और डिलीट करते हैं, पेज रिलोड नहीं होता। लेकिन हाँ, जब आप व्यू में क्लिक करेंगे तो ये रीडायरेक्ट कर रहा है चूँकि किसी सेपरेट पेज में, तो आपका पेज रिलोड होगा और आपको ये दिखेगा। फिर आप जब बैक टू लिस्ट करेंगे तब भी आपका पेज रिलोड होगा और आपको यहाँ पर दिखेगा। तो ये है दोस्तों आपका CRUD का API बनाना। अगर आप बनाना चाहते हैं तो इस तरीके से बना सकते हैं विदाउट DRF। ये हमने यहाँ पर देख लिया। ये और इजी हो जाता है जब आप HTMX यूज़ करते हैं। चैनल में आना है, सब्सक्राइब करना है, प्लेलिस्ट वाले टैब में क्लिक करके यहाँ से Django 5 का प्लेलिस्ट फॉलो करना है। और अगर आपको रेस्ट सीखना है, Django REST यानी कि DRF, तो स्क्रॉल डाउन करके यहाँ आपको Django REST भी मिल जाने वाला है। देखिए ये वाला। और मैंने आपको बता दिया कि ये भी अभी भी चलेगा क्योंकि वर्जन में मेजर अपडेट नहीं आया है, तो आप इसी Django REST फ्रेमवर्क को सीख सकते हैं। बस दोस्तों इतना ही है। इस वीडियो को देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।